हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं द कंपनीज एक्ट 2013 बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 6। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बिजनेस लॉस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, लास्ट डे पर किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं, वेटेज वगैरह क्या है। होपफुली वो वीडियो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम कंपनीज एक्ट 2013 को रिवाइज करने वाले हैं, अच्छे से रिवाइज करेंगे। हो सके आपको जो जनवरी 26 या उसके बाद आपके जो भी अटेम्प्ट है उसमें आपको हेल्पफुल हो सके। ये वीडियो रिवीजन वीडियो है, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इस पेस में काम कर पाएंगे, इस पेस से पढ़ पाएंगे। राइट, यहाँ पर इन डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता है, यहाँ पर रिवीजन पर्पस है। राइट, वन शॉट रिवीजन, मैराथन, फास्ट ट्रैक, जो भी आपका है इस टाइप का यहाँ पर पर्पस है। तो यहाँ पर इन डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स प्रोविजंस होंगे वो मैं समझाऊंगा भी, और फटाफट हम रिवाइज भी कर लेंगे। ट्राई करना है कि हो सके उतना हमें कम टाइम के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ताकि आपको जो आपकी एग्जाम है उसके अगले दिन भी अगर आपको ये देखना हो तो देख सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ये रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सके ऐसी ट्राई की जाएगी। ये जो चैप्टर 6 कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका रिवीजन हम मॉड्यूल में से ही करेंगे। मॉड्यूल में जितने भी प्रोविजंस है सारे के सारे कवर अप करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसमें कवर अप नहीं होंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए जिस तरह से टाइम रहेगा उस तरीके से मैं वो अपलोड कर दूंगा। पहले मुझे ये ट्राई करना है कि मॉड्यूल में से जो प्रोविजंस है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जो जितने पॉसिबल है उतने चैप्टर्स बिफोर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। हाँ, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा बाकी के अटेम्प्ट्स के लिए, बट एटलीस्ट जनवरी 26 के लिए आई वांट टू, या फिर मेरा गोल ऐसा कह सकते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 कॉन्ट्रैक्ट्स होगा और एटलीस्ट इंडियन रेगुलेटर फ्रेमवर्क, ये 4 चैप्टर्स में यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ। राइट, तो कंपनीज एक्ट 2013 हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं होंगे, अलग से मैं ट्राई करूंगा वीडियो का। बाकी मॉड्यूल में से जितने भी प्रोविजंस कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर हम कवर अप कर देंगे। ये चैप्टर 6 जो है उसका वेटेज है 21 मार्क्स का। 3 क्वेश्चंस आते हैं 7 मार्क्स ईच। राइट, 3 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं 7 मार्क्स ईच। वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जनरली? क्वेश्चन 1B, 2B एंड 3B। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में जो सब क्वेश्चन बी रहता है वो जनरली कंपनीज एक्ट 2013 का रहता है। ये पिछले जो पेपर्स मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक के जो पेपर्स हैं और उनकी जो एमटीपीज है उसमें इसी तरीके से पेपर पैटर्न मिली है। तो इस हिसाब से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी 26 ऑनवर्ड्स भी आपको ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका क्वेश्चन 1B, 2B और 3B में देखने को मिलेगा। 7 मार्क्स के तीनों ही रहते हैं। हाँ, उसके अंदर सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, जनरली 1 या 2 क्वेश्चन में तो वो सब क्वेश्चंस पूछते ही है। राइट, तो इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनीज एक्ट है वो हम कहां पर कैसे करेंगे। 1B जो है वो तो कंपलसरी हो जाएगा, तो उसके लिए तो आपको ये प्रिपेयर करना ही चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है इस 21 मार्क्स के लिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ चीजें टेक्निकल है, बट इसमें से मार्क्स इजीली आपको कवर अप हो सकते हैं। ये चैप्टर आपको जिस दिन आपने अकाउंट का पेपर दिया है, राइट, उस शाम को ही आपको ये कंपनीज एक्ट 2013 है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो लॉ का पूरा प्रिपरेशन है इन 1.5 डेज वो इजीली मैनेज हो सके। राइट, तो अकाउंट के पेपर के दिन जो शाम को आप पेपर देकर आए उसके बाद ये कंपनीज एक्ट 2013 है वो रिवाइज कर लेना चाहिए। हो सके उतना हम कम टाइम पे इस वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे, तो ये वीडियो देखकर भी आप अपना रिविजन कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, चलिए, अच्छा चैप्टर है, 21 मार्क्स के लिए अच्छा है। पूरे के पूरे मार्क्स भी इसमें से आ सकते हैं। इसमें से थियरी एज वेल एज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको दोनों ही तरीके से आपको प्रिपेयर करना जरूरी रहेगा। चलिए, ये 6.1, 6.2 में कुछ नहीं है, 6.3 में इंट्रोडक्शन कुछ काम का नहीं है। कंपनीज एक्ट किस किस कंपनीज को एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो किसको है? तो ये कंपनीज एक्ट 2013 है जो कंपनीज रजिस्टर हुई है इन दिस एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, मतलब कि कंपनीज एक्ट 1956 या उसके पहले के भी अगर कोई भी कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड हुई है तो उनको ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल है
पर अगर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस के रिलेटेड जो एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर IRDA एक्ट 1999 में अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस दिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज को वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, तब कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा जो इन लाइन विथ इंश्योरेंस एक्ट एंड IRDA एक्ट है। बैंकिंग कंपनीज को भी एप्लीकेबल है, बट अगर वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग या जनरेटिंग कंपनी है, उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी 2003 है वो पहले एप्लीकेबल होगा। मतलब कि कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है विथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अलग स्पेशल एक्ट है, वैसे ही अगर और कोई भी कंपनी का भी कोई स्पेशल एक्ट है तो उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट स्पेशल एक्ट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट which are incorporated by any act for time being in force and as the central government by notification specify in this behalf, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब कि वो कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं तो उसे कंपनी माना जाएगा। वो स्पेशल एक्ट कोई भी एक्ट में वो रजिस्टर्ड हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट है फिर भी उसे कंपनी माना जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं तो। जैसे कि NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो भी कंपनी माना जाएगा। समझ में आ रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके पीछे ना ही लिमिटेड है ना ही प्राइवेट लिमिटेड है, फिर भी इससे कंपनी माना जाएगा, राइट। तो ये सभी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है जो कंपनी रजिस्टर हुई है इन दिस सेक्टर और एनी प्रीवियस कंपनी लो, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी, any other company which is incorporated under any special act or any body corporate registered under any special act but notified by the central government, तो उसे भी, ये 6 कंपनीज हैं उन सभी को कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। बट अगर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल है इन सारी कंपनीज को, तो अगर और वो एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है तो उसको वो स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। सिंपल, ये शायद पूछ सकते हैं आज तक पूछा नहीं है बट पूछ सकते हैं। फिर कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स दिया है, ये मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये 6.4 पर जो सेकंड पैराग्राफ दिया है वो समझ सकते हैं सिर्फ कि उसमें कंपनी का डिफिनेशन दी है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो, जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है फ्रॉम दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लो, उससे ही कंपनी माना जाएगा और किसी को कंपनी नहीं कहा जाएगा। तो अगर आप कंपनी वर्ड यूज करते हैं किसी भी एंटिटी के लिए तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इन दिस एक्ट, मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लो। सिर्फ इतना ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। फिर इसके फीचर्स दिए हुए हैं, 5 फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, बट उसके लिए समझना हमें जरूरी है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जनरली पर्सन किसे कहा जाता है? जो वो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल बाय बर्थ, राइट, नेचुरली वो जो जिसका जन्म वगैरह हुआ है उसे पर्सन माना जाता है। कंपनी है वो नेचुरल पर्सन नहीं है बट वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। भले ही वो इंसान हो, ह्यूमंस जो है वही कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, बट वो जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है और जो कंपनी है वो दोनों ही अलग है। कंपनी का भी अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व है। वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। और वो लीगली, क्योंकि कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड होती है तो वो लीगल पर्सन है। और एज पर द लॉ और लॉ की आईज के हिसाब से, लॉ की आंखों में वो क्या है? एक पर्सन ही है। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जो पर्सन के पास, जो ह्यूमन के पास जैसे राइट्स है वैसे ही मोस्ट ऑफ द राइट्स कंपनी को भी मिलते हैं, राइट। वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, प्रॉपर्टीज परचेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, डेट, क्रेडिटर, परचेस, सेल, सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। बट 4 चीजें जो है वो कंपनी नहीं कर सकती है, जो ह्यूमंस कर सकते हैं बट कंपनी नहीं कर सकती है। एक तो ओथ नहीं ले सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते, इस कंपनी को जेल नहीं भेज सकते हैं,
कंपनी को जेल नहीं भेज सकते बट कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह को जेल भेज सकते हैं, कंपनी को नहीं भेज सकते हैं। एंड लास्ट, वो कोई भी लर्न प्रोफेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनरली जो सीए है वो एज अ प्रैक्टिसनर कंपनी नहीं खोल सकते हैं। सीए प्रैक्टिस करेंगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी वगैरह कर सकते हैं, कंपनी नहीं खोल सकते हैं। राइट, तो ये 4 चीजें कंपनी नहीं कर सकती है। ओथ नहीं ले सकते, मैरिज नहीं कर सकते, जेल नहीं भेजे जा सकते और लर्न प्रोफेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कंपनी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी कोई सूट फाइल कर सकता है, मतलब कि कंपनी कैन सू एंड कंपनी कैन बी सूड। कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है, शूट फाइल कर सकता है, और कंपनी भी किसी के ऊपर भी शूट फाइल कर सकती है। तो ये सारे राइट्स रहते हैं। कंपनी जो है वो पर्सन नहीं है, कुछ अपने आप सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए उनका जो माइंड या फिर उसका जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। जो कंपनी ने, मतलब कि शेयर होल्डर्स ने जिसे अपॉइंट किया है या फिर उनकी जो फॉर्मेलिटीज है कंपनी की, उस हिसाब से जिसको डायरेक्टर्स बनाया गया है वही कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। राइट, कंपनी खुद सोच नहीं सकते हैं बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू वर्क करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजेंट ऑफ द कंपनी है। राइट, तो ये समझ में आ रहा है। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में था। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो लीगली बाय लॉ उसका जन्म होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन बनते हैं। राइट, क्रिएटेड बाय लॉ, और वो क्लॉथ्ड विथ ऑल द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इनको भी सारे के सारे राइट्स मिलते हैं जो इंडिविजुअल को मिले जाते हैं। कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो खुद प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लायबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। मेंबर्स के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि शेयर होल्डर से उनके साथ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेल परचेस चाहे कुछ भी हो सकता है। राइट, तो वो सारे राइट्स कंपनी को भी मिलते हैं। ये राइट एक्वायर भी कर सकते हैं, लायबिलिटी भी इनकर कर सकती है। इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी सूट फाइल हो सकता है। इट कैन डू एवरीथिंग व्हिच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सेंड टू जेल, टेक एन ऑथ, मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन। राइट, ये 4 चीजें याद रखनी चाहिए। राइट, तो ये लीगल पर्सन है। कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी विद डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी। वो पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल, रिजोल्यूशंस वगैरह वो सारी प्रोसीजर्स होती है, उसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो काम करते हैं। पूरा का पूरा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। सो दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वो एजेंट्स ऑफ कंपनी है, एजेंट्स ऑफ मेंबर्स नहीं है। The directors can either on their own or through the common seal can authenticate its formal acts। जो भी वो काम करते हैं वो थ्रू स्टैम्प, कॉमन सील या उनके सिग्नेचर थ्रू, कंपनी ने ही अप्रूव किया है ऐसा माना जाएगा। कॉमन सील के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राइट, तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन था। ये जस्ट रिसेंटली सितंबर 25 के एग्जाम में पूछा हुआ है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और उसके बाद जो ये कॉमन सील वाला पॉइंट है, कॉमन सील क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो कंपनी अप्रूव होनी चाहिए, कंपनी ऑथोराइज कर रहे हैं ऐसा दिखाना चाहिए। पर कंपनी खुद एक पर्सन नहीं है तो वो साइन वगैरह या अप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो वो थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। पहले कॉमन सील का मतलब था स्टैंप, एक स्टैंप होना चाहिए जो कंपनी का अपने नाम वगैरह वाला जो है वो स्टैंप हर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, तभी ऐसा माना जाएगा कि इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी। बट कॉमन सील बनाना, स्टैंप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी बना सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। इसीलिए कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है, वो पहले कंपलसरी था। तो 2015 के बाद ये कंपल्सन निकल चुका है, जिन कंपनी को रखना है वो रख सकते हैं। अदरवाइज 2 डायरेक्टर्स अगर साइन करेंगे किसी डॉक्यूमेंट पर तो वो माना जाएगा कि इट इज ऑथेंटिकेटेड अप्रूव्ड बाय द कंपनी। और जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया गया है वहां पर कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए। So in case the company does not have a common seal, the authorization shall be made by 2 directors or by director and the company secretary. Wherever the company has appointed a company secretary, दो directors या फिर जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है वहां पर एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर की साइन रहेगी। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये कुछ काम का नहीं है, हिस्ट्री दे रखी है, कुछ काम की नहीं है। राइट, समझ में आ रहा है। दोनों ही आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और कॉमन सील के बारे में सितंबर 25 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, अब बाकी के 3 फीचर्स हैं वो समझते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट किससे है? अपने मेंबर्स से, अपने शेयर होल्डर्स से। शेयर होल्डर्स, मेंबर्स जो है वो ओनर्स ऑफ द कंपनी है, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है बट वो कंपनी से अलग है।
सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के खुद अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसीलिए जो भी काम करेंगी कंपनी वो कंपनी के नाम पर है, कोई शेयर होल्डर या मेंबर के नाम पर नहीं है। प्रोपराइटरशिप कहे, पार्टनरशिप वगैरह में पार्टनरशिप वगैरह एक ही माने जाते हैं कुछ कुछ चीजों के लिए, कुछ कुछ चीजों के लिए अलग है। प्रोपराइटरशिप में तो दोनों एक ही है, बट कंपनी में दोनों ही मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जो है और कंपनी है वो दोनों ही अलग है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटीज, लोन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो यही चीज यहां पर भी दे रखी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में भी था, राइट, कि डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, इसीलिए वो प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन, लायबिलिटीज इनकर कर सकते हैं। It is at a law person which different from subscribers to the memorandum of association, जो memorandum of association में सब्सक्राइब करते हैं, association clause जो रहती है उसमें जो साइन करते हैं उनसे कंपनी अलग है। Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it, मतलब कि इनके जो promoters या founders है, राइट, जो कंपनी को बनाते हैं उनसे भी कंपनी अलग है। जो इसके मेमोरेंडम में साइन करते हैं या फिर जो इसको फाउंड करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रमोटर जो है जिन्होंने इसको कंपनी बनाई है, वो और कंपनी दोनों अलग है, कंपनी का अपना अलग एग्जिस्टेंस है। इसीलिए वो मेंबर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी के ऊपर सूट फाइल करना हो तो क्रेडिटर्स सूट फाइल कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं कर सकते हैं। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी टू इट। कंपनी के पास से राइट्स भी ले सकते हैं या फिर लायबिलिटी भी हो सकती है। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। कंपनी जो है उसके ऊपर अगर कोई भी डेट है, कंपनी को जो पेएबल है, उसके लिए क्रेडिटर्स इसके ऊपर शूट फाइल कर सकते हैं, बट मेंबर्स फाइल नहीं कर सकते, शूट फाइल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मेंबर ही क्रेडिटर है, क्योंकि मेंबर के साथ भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो अगर मेंबर ही क्रेडिटर है तो उसके सामने वो जो क्रेडिटर, जो मेंबर भी है, जो क्रेडिटर भी है, वो पर्सन है, वो कंपनी के ऊपर शूट फाइल कर सकता है। बट सिर्फ मेंबर है, राइट, वो कंपनी के ऊपर शूट फाइल नहीं कर सकता है। कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है, उसको यूज भी कर सकती है, एंजॉय भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से वो पैसे देते हैं, उसी में से जनरली प्रॉपर्टीज वगैरह, एसेट्स वगैरह कंपनी की बनती है। बट कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड असेट्स। बट उसका ओनर कौन रहता है? कंपनी ही रहती है। एक बार शेयर होल्डर वगैरह ने अपने पैसे दे दिए, उसमें से असेट्स वगैरह परचेस कर लिए, फिर वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की रहेगी, उसके ऊपर शेयर होल्डर का कोई भी राइट नहीं है। शेयर होल्डर का राइट कितना है? उन्होंने जितना शेयर पे किया है उतना ही, बट उसमें भी उसका राइट एट द एंड ऑफ और वाइंडिंग अप के टाइम पर ही उसको मिलेगा, और वो भी बाकी सारा पेमेंट हो जाने के बाद। मतलब कि कोई भी राइट शेयर होल्डर का नहीं रहता है एक बार वो जो असेट्स वगैरह परचेस कर लेते हैं उसके ऊपर, राइट, क्योंकि कंपनी और जो शेयर होल्डर है वो दोनों ही अलग है। अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जिसमें एंटिटी मतलब कि जिसका बिजनेस हो रहा है और जो बिजनेस ओनर है दोनों ही अलग है। इसीलिए अकाउंट्स के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें कोई भी ओनर जो है वो कुछ भी कैपिटल के हिसाब से कुछ भी लेकर आता है या फिर विड्रॉ करके जाता है, उसका अकाउंटिंग किया जाता है। अगर दोनों ही सेम होते तो उसका अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भले ही कंपनी के केस में मेंबर्स कुछ विड्रॉ करके नहीं जा सकते हैं, बट उसमें कैपिटल जो लेकर आते हैं वो तो अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि एट द एंड ऑफ द कंपनी मतलब कि उनका वाइंडिंग अप के टाइम पर उनको पेमेंट किया जा सके, राइट। अकाउंट में वो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है कि दोनों मेंबर्स और कंपनी जो है अलग है, इसीलिए उनका अकाउंटिंग अलग से किया जाएगा। कोई भी कैपिटल ऑफ द कंपनी के ऊपर जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, उसका कोई भी राइट नहीं है। The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. कंपनी की प्रॉपर्टी के वो कोई भी जॉइंट ओनर नहीं है, ये पूरा का पूरा हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या क्या याद रखना है कि भाई कंपनी अपने हिसाब से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सब्सक्राइबर्स जो है या फिर जो फाउंडर है उनका वो और जो कंपनी है वो दोनों ही अलग है। मेंबर्स के साथ भी कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि मेंबर्स और कंपनी अलग है। क्रेडिटर सब वही सिर्फ सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट कंपनी, मेंबर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेंबर्स अगर क्रेडिटर है तो कर सकते हैं। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। कंपनी की जो कैपिटल एसेट्स है उसके ऊपर शेयर होल्डर्स का कोई राइट नहीं है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी नहीं है। इवन इंश्योरेबल राइट भी नहीं है।
मेंबर्स है उसका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। इसी के लिए फेमस केस लॉ दिया हुआ है, मोकोर्रा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मोकोर्रा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था, मोकोर्रा जो है उन्होंने अपना प्रोपराइटर बिजनेस जो है वो कंपनी को बेच दिया था। वो कंपनी में मोकोर्रा जो है वो मोस्ट ऑफ द शेयर्स वही ओन कर रहा था, राइट। शायद एक शेयर के अलावा सब कुछ मोकोर्रा के पास ही था, पर उसमें मोकोर्रा ने अपना जो ये बिजनेस सेल किया, प्रोपराइटरशिप बिजनेस, उसमें जो वो वुड्स जो थे, राइट, उनके उसका जो इंश्योरेंस था वो मोकोर्रा के नाम पर था, बट उसमें आग लग गई और उस वजह से उसमें इंश्योरेंस उन्होंने क्लेम किया। कंपनी पूरी बेच दी थी, अब वो जो स्टॉक वगैरह था वो पूरा कंपनी के नाम पर था, बट इंश्योरेंस मोकोर्रा शेयर होल्डर के नाम पर था। अब नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वो क्लेम पास करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस क्लेम है वो मोकोर्रा के नाम पर है, जबकि स्टॉक है वो कंपनी के नाम पर है, मोकोर्रा की कंपनी के नाम पर है, तो दोनों ही अलग है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास नहीं किया, उसको इंश्योरेंस नहीं मिला। कोर्ट में भी यही जजमेंट दिया गया कि भाई मोकोर्रा और उसकी कंपनी जो है वो दोनों अलग है, और उस वजह से मोकोर्रा ने जो इंश्योरेंस लिया था ऑन द स्टॉक ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी मेंबर का नहीं हो सकता है, कंपनी का ही होना चाहिए, कंपनी के नाम पर ही वो इंश्योरेंस भी होना चाहिए, तभी पैसे मिलेंगे, बाकी पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कोई भी केस लॉ का बारे में रेफरेंस देना जरूरी है, ऐसी सिचुएशन आपको अगर क्वेश्चन में दे देंगे तो आपको ये जो केस लॉ है उसका रेफरेंस देना जरूरी है, मोकोर्रा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कि जिस केस में कंपनी जो है उसके प्रॉपर्टी में मेंबर्स का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो उस केस में आपको ये पूरा का पूरा केस लॉ जो है वो नहीं लिखना है, ये फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या जजमेंट दिया है, राइट, कि देयर इज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम, वो या फिर ये जो पॉइंट है बोल्ड में दिया है ऊपर, उतना ही लिखना जरूरी है। उसमें क्या जजमेंट था वो लिखना जरूरी है, उसमें फैक्ट ऑफ द केस मोकोर्रा कौन था, उन्होंने क्या किया था, वो जरूरी नहीं है। वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा और उसमें जो नाम वगैरह दिए है वो आपको लिखने हैं। केस लॉ अगर कुछ भी दिया है उसका सिर्फ आपको रेफरेंस या जजमेंट देना जरूरी है आंसर में, उसका पूरा का पूरा फैक्ट और पूरी की पूरी सिचुएशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसमें आपका टाइम बिगड़ेगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके बारे में कुछ भी, राइट। तो कुछ भी केस लॉ रिलेटेड रेफरेंस आता है तो रेफरेंस लिखिए और जजमेंट लिखिए, और उसको अपने क्वेश्चन के फैक्ट्स के साथ मैच कीजिए, रिलेट कीजिए और कंक्लूजन लिखिए, राइट। बाकी पूरा का पूरा फैक्ट ऑफ दिस केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है परपेचुअल सक्सेशन, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी जो है वो परपेचुअली चलती ही रहेगी। मेंबर्स डायरेक्टर्स के आने जाने से, उनकी डेथ वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेंबर्स डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे, बट कंपनी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। कंपनी का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, इसीलिए उसकी डेथ, मतलब मेंबर्स की डेथ से कंपनी की डेथ नहीं हो जाती, कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती है। चाहे उनके सारे के सारे मेंबर्स चले जाए, सारे के सारे डायरेक्टर्स चले जाए, डजेंट मैटर, कंपनी जो है वो चलती रहेगी। जो मेंबर्स की अगर डेथ होती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको वो सारे शेयर्स वगैरह मिल जाते हैं, राइट। तो ये कंपनी जो है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी उनका परपेचुअल सक्सेशन है। मेंबर्स मे डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप, मतलब जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता है तब तक कंपनी है उनका परपेचुअल सक्सेशन है, ऐसा ही माना जाएगा। कंपनी में कोई भी चेंजेस हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है, तो लॉ कैन अलोंग ब्रिंग एन एंड ऑफ इट्स लाइफ। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो बाय लॉ ये अपने एग्जिस्टेंस में आया है, तो उसका एंड डेथ भी, मतलब वाइंडिंग अप भी कब होगा, जब बाय लॉ वो लीगल प्रोसीजर से किया जाएगा तभी। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स मे डाई मे चेंज बट कंपनी गोज ऑन। इसका एंड कब होगा, जब ये लीगल प्रोसीजर से एंड होगा तब, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस भी लीगल प्रोसीजर से ही आया है, राइट। यहां पर एग्जांपल दिया है कि भाई सारे के सारे मेंबर्स की भी अगर डेथ हो जाएगी फिर भी कंपनी है वो कंटिन्यू रहेगी, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर्स बन जाएंगे। फिर दिया है लिमिटेड लायबिलिटीज है वो 3 टाइप की हो सकती है कंपनी में।
लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड बाय शेयर्स होगा तो उसमें जितना मेंबर्स ने शेयर्स होल्ड करते हैं उतने ही शेयर्स की लायबिलिटी रहेगी शेयर होल्डर की। वो जितना भी शेयर्स में अनपेड अमाउंट है उतना लायबल होंगे, उनसे ज्यादा के लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं होंगे। अगर वो अमाउंट उन्होंने पे कर दी फिर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहती है। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने शेयर्स वो होल्ड करते हैं उतनी ही लायबिलिटी रहती है। वो कंपनी कभी भी वो शेयर्स के पैसे मंगवा सकते हैं। जनरली अब तो जिस तरह से डीमैट फॉर्मेट में होता है तो उसमें सारे के सारे पैसे आपको एक साथ ही पे करने होते हैं। बाकी आपने जो सीए फाउंडेशन तक जो क्वेश्चंस पूछे आप पढ़ते हैं अकाउंट्स में इक्विटी शेयर्स वाले कि कॉल्स मंगवाए फिर फोर फीचर वो सब कुछ, तो ऐसा हो सकता है बट अब वो रेयरली आपको देखने को मिलेगा। तो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें शेयर होल्डर उतने ही लायबल है जितना शेयर्स के सामने अनपेड अमाउंट है, उनसे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं रहेंगे। राइट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो उसमें जो डेट्स ऑफ द शेयर होल्डर, कंपनी का पूरा डेट है वो शेयर होल्डर का डेट नहीं बनेगा। राइट, उसमें वो सिर्फ जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम है उतना ही वो लायबल होंगे। राइट, और वो भी अनपेड अमाउंट, अगर उन्होंने पे कर दिया फिर उतनी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। फिर होता है लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें मेंबर से उन्होंने गारंटी दी होगी कि भाई मैं इतना पैसे पे करूंगा। जहां पर जरूरत पड़ेगी, जनरली गारंटी के केस में, लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जो कंपनी है उसमें कुछ और तरीके से फंड मिला होगा ऑलरेडी, डोनेशंस वगैरह या एंडोमेंट फंड या ऐसा कुछ भी हुआ होगा, इसी वजह से उनको इनिशियली कोई भी फंड की जरूरत नहीं होगी। वाइंडिंग अप के टाइम पर ही वो गारंटी के पैसे मंगवाएंगे जनरली कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स के पास से। तो गारंटी के केस में जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जितनी गारंटी दे रखी है उतनी ही रहेगी। कंपनी में लायबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे, और ये जनरली वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाया जाएगा। राइट, अमाउंट गारंटेड बाय देम और ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, मतलब वाइंडिंग अप। और थर्ड टाइप हो सकता है अनलिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनको जितनी भी कंपनी की लायबिलिटी है वो पे करने के लिए वो लायबल हो सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर्स भी हो सकता है, जो लिमिटेड बाय गारंटी है वो भी विथ शेयर कैपिटल हो सकता है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकता है। अगर इनिशियल फंड की जरूरत है तो विथ शेयर कैपिटल होगा, अगर इनिशियल फंड की जरूरत नहीं है, कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तीन तरीके से लायबिलिटीज हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ये टाइप ऑफ कंपनीज में भी आएगा, तब भी हम इन डिटेल समझेंगे। राइट, तो ये 5 फीचर्स है कंपनी के, सेलेंट फीचर्स कह सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, हाँ अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है बट वो प्रैक्टिकली बहुत ही कम देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड कॉमन सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। राइट, चलिए होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी बाद में करते हैं, पहले क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर दिस एक्ट है वो हम समझते हैं, पेज नंबर 6.10 पर दिया है। ये मैंने मई 26 की जो मॉड्यूल है उसमें से कवर अप किया है। जनवरी 26 या उसके बाद जो ये मई 26 की मॉड्यूल है उसमें बहुत खास कुछ चेंजेस नहीं है। एक दो जगह पर अमेंडमेंट्स आए थे जो आपने जनवरी 26 के लिए भी किए होंगे, वो मई 26 की मॉड्यूल में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा चेंज है, बाकी और कोई चैप्टर में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चेंज नहीं किया गया है। राइट, चलिए क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप की कंपनीज इसमें हमें समझाया हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। अब तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, एमटीपीज ली गई है, राइट, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में और तो और जो एमटीपीज है सभी में क्लासेस ऑफ कंपनीज में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही है, टाइप ऑफ कंपनी वाला। राइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करके ही जाना चाहिए। कई बार तो पूरे के पूरे मतलब 21 मार्क्स का इसी में से पूछ लेते हैं, ऐसा भी हुआ है। और कई बार मतलब हर बार एक क्वेश्चन तो आएगा ही, आता ही है। राइट, तो ये करना जरूरी है। चलिए, तो क्लासेस ऑफ कंपनी सबसे पहले जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 टाइप की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, जो हमने अभी फीचर्स में जिस तरह से देखा वही। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, उस केस में जितना शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, जो शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स होल्ड करते हैं उतनी उनकी लायबिलिटी रहेगी। वो शेयर्स के सामने पैसे पे कर दिए, देयर इज नो मोर लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड अप टू द शेयर्स दे होल्ड।
तो जो कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें अमाउंट लिखी होगी कि भाई कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसमें से कितना, उसमें ऑथोराइज्ड मैक्सिमम कैपिटल होती है, पर वो हर शेयर का नॉमिनल वैल्यू वगैरह उसमें लिखा हुआ होता है। तो वो जो है वो लिमिटेड बाय शेयर, स्पेसिफिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होगा कि भाई ये लिमिटेड बाय शेयर है, और उसमें कैपिटल कितने ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी वो भी मेंशन किया जाता है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द शेयर्स, और उसमें भी अनपेड अमाउंट तक। अगर उन्होंने सारी की सारी अमाउंट पे कर दी तो अब कोई भी लायबिलिटी शेयर होल्डर की नहीं रहेगी। सो शेयर होल्डर है ओनली कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट व्हिच रिमेन्स अनपेड ऑन हिज शेयर होल्डिंग। जितना अमाउंट अनपेड है उतना ही उनको पे करना रहेगा, राइट। सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पस्ड टू मीट द कंपनीज डेट। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी घर से लेकर आने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो शेयर होल्डर है वो को ओनर है, बट कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कंपनी की असेट का को ओनर नहीं है, नॉट अ को ओनर ऑफ द कंपनीज असेट। वो ऑलरेडी हमने देखा कि भी सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो यहां पर कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनका कोई हक असेट के ऊपर नहीं होगा, कंपनी की असेट के ऊपर नहीं होगा। नेचर लीगल पर्सन, राइट, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली। तो इंपॉर्टेंट यही है कि भाई इसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो शेयर होल्डिंग तक लिमिटेड रहेगी, उससे ज्यादा कोई भी अमाउंट नहीं मांग सकते हैं। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें गारंटी दे रखी है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल दोनों ही हो सकता है। विद शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल भी मंगवाएंगे और गारंटी भी देंगे। शेयर कैपिटल जितना उन्होंने होल्ड किया है, शेयर जितना होल्ड किया उतना पैसे देने होंगे, और गारंटी दे रखी है वो जनरली वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवा सकते हैं। शेयर्स के सामने पैसे कभी भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में मंगवा सकते हैं, बट गारंटी है उसके सामने पैसे वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाएंगे। विदाउट वाइंडिंग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल कैसी होगी? जो एनजीओ है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास डोनेशंस एंडोमेंट्स आते हैं जिससे वो अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं, उस केस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल हो सकता है, राइट। एंडोमेंट्स, फंड्स, जो आप अकाउंट्स में भी एनपीओ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें से फंड वगैरह मिलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल हो सकते हैं। गारंटी के पैसे सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मांग सकते हैं, बट यहां पर लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, जितना गारंटी दिया है उतने ही पैसे देने रहेंगे। तो liability of its members limited by memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company। ये भी MOA के अंदर लिखा जाएगा कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें गारंटर जो है वो कितनी अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं, उन्होंने जितनी लायबिलिटी की गारंटी जितनी अमाउंट की गारंटी दे रखी है उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी, उनसे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है कि भाई क्या सिमिलरिटीज है और क्या चीजें जो है वो डिफरेंस है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। पर एक चीज की लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ गारंटी है लिमिटेड अप टू स्टिपुलेटेड सम मेंशन, राइट। मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड सम, ठीक है। कॉमन फीचर्स क्या है दोनों ही गारंटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में? तो उसमें दोनों में ही लीगल पर्सनालिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी, भाई उतना ही पे ही करना है। और इन लेटर केस मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, जितना अमाउंट अनपेड है उतना ही पे करना है। जबकि गारंटी के केस के अंदर उन्होंने जितनी गारंटी दे रखी है उतना पैसे देने रहेंगे, और बोथ ऑफ देम हैव टू बी स्टेट इन देयर मेमोरेंडम MOA के अंदर लिखा जाएगा कि भाई इसकी मेंबर्स की लायबिलिटी इतनी रहेगी। एंड डिस्टिंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? तो इन दोनों में लिमिटेड बाय शेयर से उसने पैसे कभी भी मंगवा सकते हैं, कि पर गारंटी के केस में वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कंपनी पैसे मंगवा सकते हैं फ्रॉम द मेंबर्स। सो मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन फॉर्मर केस मतलब कि गारंटी called upon to discharge their liability only after the commencement of their winding up process, only to subject to certain condition, but in the latter case मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कैसा पता चला? क्योंकि गारंटी कंपनी यहाँ पर पहले लिखा था और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो बाद में लिखा था। फॉर्मर मतलब पहले का, लेटर मतलब कि बाद में, राइट। तो यहाँ पर जो फॉर्मर है वो गारंटी कंपनी की बात हो रही है, ये मेंशन कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। और लेटर केस का मतलब है शेयर कैपिटल वाला। तो शेयर कैपिटल की वाली कंपनी के अंदर जो शेयर्स के सामने पैसे है मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो एट एनी टाइम, either during the company's lifetime or during its winding up।
लिमिटेड बाय गारंटी है, उस केस में पैसे सिर्फ फाइंडिंग अप की प्रोसीजर स्टार्ट होगी, उसी के बाद मंगवा सकते हैं। बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में लाइफ टाइम में या फिर वाइंडिंग अप कभी भी कंपनी जो है वो मेंबर्स के पास से पैसे मंगवा सकती है, राइट। ये कॉमन फीचर और डिस्टिंक्शन आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉमन फीचर क्या है कि भाई लायबिलिटी लिमिटेड है और वो एमओए के अंदर लिखा होगा। डिफरेंस क्या है, गारंटी के केस में मेंबर्स के पास से पैसे वाइंडिंग अप के टाइम मंगवा सकते हैं, जबकि शेयर कैपिटल वाले केस में वो कभी भी लाइफ टाइम या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवा सकते हैं पैसे। जो भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है विदाउट शेयर कैपिटल है, उनको इनिशियल वर्किंग फंड की अगर जरूरत नहीं होगी, वही गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल खोलेंगे। बाकी शेयर कैपिटल जो है वो जरूरी होगा, तभी वो अपने ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। पर इसको पैसे कहां से मिले हो सकते हैं, एंडोमेंट, फीस, चार्जेस, डोनेशंस, तो वहां पर उनको शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक केस लो दिया है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। गारंटी कंपनी में फीचर्स कुछ शेयर कैपिटल वाली कंपनी से थोड़े से अलग होते हैं। शेयर कैपिटल में अगर स्पेसिफिकली एओए के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है कि शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी के केस में है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो ऐसा माना जाएगा कि शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। पर गारंटी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसमें गारंटी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई मैंने गारंटी दे रखी थी, अब मेरा फ्रेंड है वो गारंटी दे रहा है। ऐसा कंपनी की अप्रूवल, कंपनी के स्पेसिफिक प्रोसीजर के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली ऐसा लिखना जरूरी है कि इट इज ट्रांसफरेबल, गारंटी है वो ट्रांसफर की जा सकती है, तभी ट्रांसफर की जाएगी। जबकि शेयर्स के केस में उल्टा है, उसमें अगर नहीं लिखा होगा कि ये शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी है। अगर रिस्ट्रिक्शन लिखा होगा तो ही रिस्ट्रिक्शन होगा। जबकि गारंटी कंपनी के केस में अगर लिखा है कि गारंटी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में ऐसा ही लिखा, ऐसा ही केस में जजमेंट दिया गया कि भाई गारंटी कंपनी में ये स्पेसिफिकली होना चाहिए, शेयर्स जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वही फीचर्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोनों का पर्पस अलग है। शेयर्स होल्ड करना और वो किसी को ट्रांसफर करना अलग बात है, और गारंटी किसी पर्सन को ट्रांसफर करना अलग बात है। समझ में आ रहा है? तो ये केस लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। फिर है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी का जितना डेट, जितनी लायबिलिटी है वो मेंबर्स की लायबिलिटी बन जाएगी। उसके लिए मेंबर्स लायबल होंगे, मेंबर्स को भी पे करना पड़ेगा जब तक पूरा का पूरा अमाउंट पे ना हो जाए, राइट। और ये जनरली अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है। तो उस केस में शेयर कैपिटल जब तक है, मतलब कि लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द शेयर्स। बट जब वो वाइंडिंग अप में जाएंगे, लिक्विडेशन में जाएंगे, उस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और उनको कंपनी की लायबिलिटीज पे करने के लिए घर से भी प्रॉपर्टीज लेकर आनी रहेगी। पर हाँ, ये जो अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स के पास से जो लायबिलिटी रिकवर करनी है, मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जो बन जाती है, उसमें जो पैसे रिकवर कर सकते हैं वो सिर्फ लिक्विडेटर कर सकते हैं, क्रेडिटर मांगने नहीं आ सकते। क्रेडिटर सीधा मेंबर्स को नहीं कह सकते कि पैसे लाओ, वो सिर्फ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी है वही मांग सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी के केस में। समझ में आ रहा है? तो अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल होगा तो उस केस में जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चल रहा है, लाइफ टाइम है, उस टाइम पर जो मेंबर्स उनकी लायबिलिटी लिमिटेड अप टू शेयर्स होगी। बट उसके बाद वाइंडिंग अप के टाइम पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और वो सिर्फ लिक्विडेटर उसके पास से पैसे मांग सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट on the liability of its members. In such a company, the liability of members ceases when he ceases to be a member. जब तक वो मेंबर है तब तक उनकी लायबिलिटी रहेगी। वो जो मेंबर बंद हो जाएगा, मतलब कि नो मोर अ मेंबर, तब उनकी लायबिलिटी सीज हो जाएगी, वो लायबल नहीं होगा। Liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members. यहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी है वो पूरी की पूरी कंपनी की लायबिलिटी जितना एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब कि अगर 1 लाख रुपए कंपनी को पे करने हैं और मैं वन ऑफ द मेंबर्स हूं, तो मुझे भी पूरे 1 लाख पे करने हैं। वो मैं 1 लाख अगर पे कर दूंगा कंपनी को, और वो कंपनी के लिक्विडेटर वगैरह है वो उनके क्रेडिटर, कंपनी के क्रेडिटर को पे कर देंगे, फिर मैं पैसे जो है वो दूसरे जो भी मेंबर्स है उनके पास से मांग सकता हूं। सभी का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो देना रहेगा। बट एट ए टाइम सारे के सारे मेंबर सारी की सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल होंगे।
10 मेंबर्स और सभी की इक्वल लायबिलिटी है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ 10,000 देने हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल हूं, और वो 1 लाख रुपए मैं पे कर दूंगा कंपनी को। उसके बाद में जो बाकी के 9 मेंबर्स हैं उनके पास से 90,000 रिकवर कर सकता। समझ में आ रहा है? तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी है वो एक्सटेंड होगी अप टू द कंपनीज लायबिलिटी। हाँ, बाद में वो कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं फ्रॉम अदर मेंबर्स। इन केस कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें मेंशन करना होगा शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है और अमाउंट ऑफ ईच शेयर। और सो लॉन्ग द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, मतलब कि उसका कंटिन्यू चल रहा है, काम चल रहा है, वो लाइफ टाइम मतलब कि वो ऑपरेशंस कर रही है, तो उस केस में लायबिलिटी ऑन द शेयर्स इज द ओनली लायबिलिटी व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कंपनी। उस केस में उनकी लायबिलिटी जो है वो शेयर कैपिटल जितनी ही लिमिटेड रहेगी। द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट proceedings for winding up of the company for their claims. The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company, which can be unlimited. जो liquidator है वो मांग सकते हैं पैसे शेयर होल्डर्स के पास से, मेंबर्स के पास से, क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पर जो कंपनी की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। कंपनी जो है वो अनलिमिटेड कंपनी है विथ शेयर कैपिटल है। उस केस में शेयर कैपिटल जितनी ही लायबिलिटी रहेगी मेंबर्स की, जब तक वो गोइंग कंसर्न है, ऑपरेशंस चल रहे हैं। वाइंडिंग अप में जाएंगे तब मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और सारी की सारी कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए वो लायबल होंगे। बट वो सिर्फ लिक्विडेटर मांग सकता है, क्रेडिटर्स मेंबर्स के पास से डायरेक्टली नहीं मांग सकते हैं। मेंबर्स है वो कैश वगैरह फाइल करेंगे कंपनी के सामने, बट वो सीधा मेंबर्स के पास से पैसे नहीं मांग सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आरटीपी या एमटीपी में दिया हुआ है कि जिसमें क्रेडिटर है वो सीधा ही मेंबर के पास से पैसे मांगने जाता है, तो वो गलत है। उस केस में मेंबर लायबल नहीं है, और जब तक कंपनी कंटिन्यू गोइंग कंसर्न है उस केस में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, जहां पर अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल है, और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी अप टू द कंपनीज लायबिलिटी, और वो पे कर देगा तो बाकी के मेंबर्स के पास से वो पैसे वसूल कर सकते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये लायबिलिटी के बेसिस पर 3 टाइप की कंपनीज है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। चलिए, तो ये वन क्लास ऑफ कंपनी था। अब दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 2 मेन टाइप ऑफ कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का पार्ट है 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, वो भी यहां पर हम देखेंगे। पहले प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी समझते हैं। प्राइवेट कंपनी में आपको दिया हुआ है पेज नंबर 6.13 पर। प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे? प्राइवेट कंपनी है वो कंपैरेटिवली उसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक इन जनरल इन्वॉल्व नहीं है। प्राइवेट कंपनी जो है उनको अपने आर्टिकल्स में 3 चीजें मेंशन करनी रहेगी। प्राइवेट कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, यहां पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर फ्यूचर में वो लेकर आएंगे तो वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी रहेगी। तो जो प्राइवेट कंपनी है उनके आर्टिकल्स में 3 चीजें होगी। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, एंड थर्ड, प्रोहिबिशन टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। So restricts the right to transfer its shares, स्पेसिफिकली आर्टिकल्स में लिखा है कि भाई शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जा सकता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं, एक से कम तो नहीं हो सकता। और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं बाहर नहीं ला सकते हैं कि भाई आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। शेयर्स जो है वो पब्लिक को, इन जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जिस कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी है उसे क्या कहा जाएगा? प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, limit on the number of members maximum 200 except in case of OPC, and prohibition on invitation to the public to subscribe for the shares, उसे प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 3 चीजें जिसके आर्टिकल्स में लिखी है उसे प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब कि जिस केस में, जिस कंपनी के केस में, जिस कंपनी के आर्टिकल्स में ये 3 चीजें नहीं लिखी है उसे पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। राइट, तो ये जो सेकंड पॉइंट है कि भाई 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, उसके कुछ प्रोवाइजो है, उसमें कुछ
लोगों को नहीं गिनना है। जैसे कि एक ही शेयर जो है, राइट, वो 2 और मोर पर्संस अगर एक साथ होल्ड करते हैं, मतलब कि ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स हैं, तो उस केस में उससे एक ही मेंबर माना जाएगा। 2 और मोर पर्संस होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है तो उस केस में उसे सिंगल शेयर होल्डर, सिंगल मेंबर माना जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज को जो शेयर्स दिए हैं, या फिर जो कंपनी के एम्प्लॉयज पहले थे, फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, उनको एम्प्लॉय थे तब शेयर्स दिए गए थे, अब वो कंपनी की जॉब छोड़कर चले गए हैं, अभी भी वो शेयर्स होल्ड करते हैं, तो उस केस में भी उसको मेंबर्स की जो 200 की कैलकुलेशन करनी है, काउंट करना है, उसमें उसे मेंबर नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। पहले एम्प्लॉय थे तब उनको शेयर्स दिए थे, अब वो एम्प्लॉय नहीं है फिर भी शेयर्स होल्ड करते हैं, तो उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। shall not be included in the number of members। यहां पर 2 प्रोवाइसो दी है फॉर दिस स्पेसिफिक क्लॉज। जो 200 मेंबर्स की लिमिट है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, उनमें 2 लोगों को कंसिडर नहीं करना है। एक तो ज्वाइंट होल्डर अगर होंगे तो उसको एक ही सिंगल मेंबर मानना है, और जो एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए हैं उनको भी नहीं कंसिडर करना है, वो जो 200 की काउंट करना है 200 में। और तो और जो फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, वो जो शेयर्स होल्ड करते हैं वो एज एम्प्लॉय उनको मिले थे, जब वो एम्प्लॉय थे तब उनको मिले थे, अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है, अब भी वो शेयर्स अगर होल्ड करते हैं तो उनको 200 के काउंट में नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। तो जो एम्प्लॉयज है, करंट एम्प्लॉयज और फॉर्मर एम्प्लॉयज जो शेयर्स होल्ड करते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, उनको यहां पर 200 की लिमिट में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर फॉर्मर एम्प्लॉयज है जिन्होंने शेयर्स जो है वो होल्ड करते थे एज एन एम्प्लॉय, अब वो छोड़कर चले गए, फॉर्मर एम्प्लॉय बन गए, अभी भी शेयर्स होल्ड करते हैं, बट अगर वो अब वो शेयर्स को सेल कर देते हैं, फिर से वो परचेस करते हैं, तो उस केस में उसको मेंबर्स माना जाएगा, क्योंकि पहले वो एम्प्लॉयज थे तब वो शेयर्स को होल्ड करते थे, फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, तभी भी वो 200 के मेंबर्स में काउंट नहीं होगा। बट अगर एक बार शेयर्स को सेल कर दिया, अब वो एम्प्लॉयज नहीं है और वो शेयर्स को सेल कर दिया, उसके बाद वो मेंबर्स नहीं है, बट फिर से उन्होंने शेयर्स परचेस किए, वही शेयर्स परचेस किए, अब वो एम्प्लॉय नहीं है और वो शेयर होल्डर जो है, वो जो मेंबर है, वो एज एन एम्प्लॉय वो शेयर्स होल्ड नहीं करते हैं, तो उसको मेंबर्स माना जाएगा, वो भी 200 की लिमिट में आ जाएंगे। तो ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आरटीपी या एमटीपी में दिया हुआ है कि भाई एक बार एम्प्लॉय थे तब वो शेयर्स होल्ड करते थे, अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, फिर उन्होंने शेयर्स सेल भी कर दिए, अब फिर से वो परचेस किए, तो क्या वो मेंबर्स माने जाएंगे? हाँ, माने जाएंगे। अगर वो एम्प्लॉय थे तभी उन्होंने अगर एक बार सेल कर दिया, फिर से एम्प्लॉय थे तभी उन्होंने परचेस कर लिया, ऐसा कुछ हुआ है, और एज एन एम्प्लॉय की कैपेसिटी में ही उन्होंने शेयर्स होल्ड करते हैं और फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो वो मेंबर्स के काउंट में नहीं आएंगे, अदरवाइज वो मेंबर्स के काउंट में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो प्राइवेट कंपनी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स में लिखी होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, ओपीसी के केस में एक ही रहेगा, और वो 200 के काउंट में किस किस को नहीं करेंगे? एक तो ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक ही माना जाएगा, और एम्प्लॉई या फिर फॉर्मर एम्प्लॉई जो अभी भी शेयर होल्ड करते हैं उनको मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। और थर्ड है प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। बाकी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ओपीसी में एक ही रहेगा, मैक्सिमम 200, ओपीसी में एक ही रहेगा। फिर ये सारी चीजें ठीक है। स्मॉल कंपनी है वो भी प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी है वो भी प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, राइट। चलिए, अब स्मॉल कंपनी समझाया हुआ है। स्मॉल कंपनी किससे कहा जाएगा? स्मॉल कंपनी से कहा जाएगा जिसका कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है वो ₹4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसमें चेंजेस आए हुए हैं, बट अभी जनवरी 26 में तो अभी आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको भी ये 4 करोड़ और 40 करोड़ से याद रखना है। अमेंडमेंट है, बट अमेंडमेंट जनवरी 26 में एप्लीकेबल नहीं है। जो स्मॉल कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो अभी वो 4 करोड़ कर दिया है, 50 लाख का बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया है, और
नॉट मोर देन 10 करोड़ रुपीस, बट वो 10 करोड़ से ज्यादा तक की लिमिट नहीं कर सकते हैं। वो बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 4 करोड़ से ज्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा, मान सकते हैं स्मॉल कंपनी, प्रोवाइडेड दूसरी कंडीशन जो टर्नओवर की है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। एंड टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर द पीएनएल अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, ये अब हो चुका है 40 करोड़। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, जो 100 करोड़ तक जा सकता है। 100 करोड़ कंपनीज की जो ये लिमिट सेट करते हैं वो 100 करोड़ तक कर सकते हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पर इसके एक्सेप्शन है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जा सकती। A company registered under सेक्शन 8, सेक्शन 8 मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, अगर कोई भी स्पेशल एक्ट से गवर्न है जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, राइट, वैसे कोई भी स्पेशल एक्ट से अगर गवर्न है तो उसको भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। तो ये तीन कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो ये पेड अप शेयर कैपिटल हमें कंसिडर करना है, राइट, पेड अप शेयर कैपिटल कभी भी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 40 करोड़ से कम है तभी वो स्मॉल कंपनी बनेगा, राइट। यहां पर देखिए दिया भी है, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन ₹4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट मोर देन ₹40 करोड़, तभी वो क्या बनेगी, स्मॉल कंपनी बनेगी, अदरवाइज वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर एंड है आपकी, अगर पुरानी मॉड्यूल है तो उसमें और दिया होगा जो गलत है। और ये प्राइवेट कंपनी ही होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है, प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक आध बार क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें एक्स लिमिटेड है, उसका टर्नओवर इतना, पेड अप शेयर कैपिटल इतना दिया था, बट एक्स लिमिटेड वहीं पर वो पब्लिक कंपनी बन जाती है तो वो स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं बन सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्मॉल कंपनी के लिए क्या याद रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का कंसिडर करेंगे। और इसमें ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी ही होनी चाहिए और होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न है, उनको स्मॉल कंपनी, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, उनका एक्सेप्शन है ये, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ में आ रहा है ना। फिर है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कैसे कहेंगे, which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed, but अभी कोई भी prescribe नहीं किया है, prescribed मतलब कि रूल्स में लिखा हुआ होता है, बट अभी कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल prescribed नहीं है फॉर द पब्लिक कंपनी, राइट। तो ये ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसका होना ना होना, राइट। तो प्राइवेट कंपनी जो नहीं है उसे क्या कहा जाएगा, पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए और जो डायरेक्टर्स है वो मिनिमम 3 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। बाकी कुछ नहीं है, मतलब कि शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मेंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, राइट। और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये हम होल्डिंग सब्सिडरी समझेंगे तब भी आएगा कि अगर कोई भी कंपनी जो है, राइट, वो जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी फॉर दिस एक्ट क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो है वो अगर सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी है वो पब्लिक ही माना जाएगा। यही दिया है ये प्रोवाइडेड वाले पैराग्राफ में भी, और ये हम होल्डिंग सब्सिडरी में भी इन डिटेल कवर अप करेंगे, राइट। ठीक है, ये पैराग्राफ कुछ काम का नहीं है। अब हम समझते हैं 1% कंपनी ओपीसी, जो प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। प्राइवेट कंपनी जो है वो ओपीसी भी हो सकती है, ओपीसी 1% कंपनी जिसमें एक ही मालिक है, एक ही मेंबर होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, जबकि अगर 1% कंपनी है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने उन्होंने शेयर्स होल्ड करते हैं, जितनी कैपिटल बताई गई है एमओए में लिखा है उतना ही लायबिलिटी रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है, ये बेटर बिजनेस ग्रोथ वगैरह के पर्पस से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इन कंपनीज एक्ट 2013। ये पैराग्राफ्स कोई करने की जरूरत नहीं है।
अब ओपीसी है, 1% कंपनी है, ये भी अपने मेंबर से अलग है। जो सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो सारे के सारे फीचर्स ओपीसी में भी एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, इवन परपेचुअल सक्सेशन भी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि भी एक ही मेंबर है तो परपेचुअल सक्सेशन कैसे, उनकी डेथ के बाद क्या ही होगा इस कंपनी का। तो उस केस में कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई ओपीसी के केस में मेंबर को कोई एक नॉमिनी का नाम अपने एमओए के अंदर लिख कर जाना है कि अगर वो पर्सन जो मेंबर है उसकी डेथ या इंसैनिटी या फिर अनसाउंड कोई भी रीजन से अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बी अ मेंबर, तो उस केस में वो जो नॉमिनी है वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। वो जो भी मेंबर है और नॉमिनी है वो दोनों ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए, राइट। और वो दोनों ही जो है वो साउंड माइंड के होने चाहिए, वो सारी चीजें जरूरी है। और एक ही कंपनी में वो मेंबर या फिर नॉमिनी बन सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ना हो, सारा फोकस उसी ओपीसी के लिए किया जा सके। इस नॉमिनी की कंसेंट वगैरह लेकर ही एमओए में उसका नाम लिखा जा सकता है। एमओए में नाम लिखा जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसका नाम दिया जाएगा, उसकी कंसेंट वगैरह जो है वो भी सबमिट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर वो मेंबर है, उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो ओपीसी में वो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा, और फिर वो जो नॉमिनी जो अब मेंबर बन गया है वो किसी और पर्सन का नाम एज ए नॉमिनी रखेगा, ताकि उनकी अगर डेथ या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो मेंबर बन सकते हैं। इस तरीके से ओपीसी का भी परपेचुअल सक्सेशन हो सकता है। सो ओपीसी ओनली 1% एज ए मेंबर, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब कि कौन? नॉमिनी। उसका नाम जो है वो एमओए के अंदर लिखना जरूरी है। Who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company. The other person मतलब कि नॉमिनी whose name is given in the MOA shall give his prior written consent. उसके prior written consent जो है वो मिलनी चाहिए in prescribed form, and the same shall be filed with registrar of कंपनीज। आरओसी में वो भी कंसेंट भी हमें सबमिट करना रहेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विथ दिस विथ इट्स ई मेमोरेंडम एंड ई आर्टिकल्स। जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो आरओसी में सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके साथ साथ वो जो नॉमिनी है उनका जो कंसेंट है, रिटर्न कंसेंट, वो भी उसमें सबमिट करना जरूरी है। एमओए में उसका नाम होगा बट रिटर्न कंसेंट अलग से दिया जाएगा। सच अदर पर्सन मे गिव द राइट टू may be given the right to withdraw his consent। वो जो नॉमिनी है वो अपनी कंसेंट जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है। उसके इसमें मेंबर है, उनको दूसरा कोई पर्सन एज ए नॉमिनी रखना होगा। The member of OPC may at any time change name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar। ओपीसी है, उस केस में वो कभी भी मेंबर जो है वो अपना नॉमिनी चेंज भी कर सकता है, क्योंकि नॉमिनी के साथ अगर कोई भी रिलेशन खराब हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। उस केस में कंपनी को नोटिस देंगे और वो कंपनी है वो रजिस्ट्रार आरओसी को वो बताएंगे वो जो चेंज करने वाले है उसके बारे में। और वो जो चेंज है इट इज शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। एमओए के अंदर नॉमिनी का नाम लिखा जाता है, और अगर वो चेंज करते हैं तो एमओए में चेंजेस भी किए जाएंगे, बट वो एज अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। उसके लिए जो प्रोसीजर रहती है कि ट्रिब्यूनल या फिर आरओसी की परमिशन लो एमओए में चेंज करने के लिए, तो वो यहाँ पर जरूरी नहीं होगा, वो इजीली चेंज कर पाएंगे। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन ही मेंबर या नॉमिनी बन सकता है ओपीसी का। शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी मतलब कि वो मेंबर बन सकता है। मेंबर वही बनेगा जो नेचुरल पर्सन या इंडियन सिटीजन है, या फिर शेल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। नॉमिनी या मेंबर कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन। उसके लिए रेसिडेंट इन इंडिया होना या ना होना, मतलब कि रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं, वो मैटर नहीं करता है। ये चेंज किया गया है आपकी बुक में। पहले जो अगर आपके पास पुरानी मॉड्यूल है तो इसमें ये गलत दिया हुआ था कि उसमें लिखा था स्पेसिफिकली कि जो रेसिडेंट इन इंडिया हो या ना हो, बट 120 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए प्रीवियस प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तभी वो मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। वो गलत है, क्योंकि रेसिडेंट और अदरवाइज मतलब कोई भी हो सकता है, वो इंडिया में रहता है या नहीं डजंट मैटर, बट वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और नेचुरल पर्सन होना चाहिए, तभी वो मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। समझ में आ रहा है?
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया है, मतलब कि रेसिडेंट कहते किससे हैं, तो रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज, 120 दिन से कम नहीं रहा है इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, उससे रेसिडेंट कहा जाएगा। बट मतलब कि 120 दिन के लिए रहा है या नहीं रहा है, एक दिन के लिए भी नहीं रहा है, फिर भी वो ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, नॉमिनी भी बन सकता है। पहले एक कंडीशन एज द कंडीशन दिया था कि वो 120 दिन के लिए इंडिया में रहा होना चाहिए इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तभी वो ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। बट वो गलत था, लॉ में जो लिखा था उनसे उन्होंने कुछ मिस इंटरप्रेट करके, मिस प्रिंटिंग कह सकते हैं, ऐसा करके मॉड्यूल में लिखा था, जिस वजह से आंसर चेंज हो रहे थे। बट अब वो निकल गया है। आपको अब दो ही चीज याद रखनी है कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी वो मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। ये एक्सप्लेनेशन 120 डेज वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रेसिडेंट हो या ना हो कोई भी ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। सिर्फ दो चीजें, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, तभी मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। क्लियर? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है या फिर एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, उनसे ज्यादा के लिए नहीं। उसके और भी छोटी सी चीजें हैं कि क्या एक कंपनी में वो मेंबर है तो क्या दूसरी कंपनी में नॉमिनी बन सकता है या नहीं, अगर बन गया और उस केस में वो दूसरी कंपनी का मेंबर बन गया तो क्या, तो उसके लिए आपको इंटर में आपको पढ़ने के लिए आएगा, तो वहां पर आपका कवर अप हो जाएगा। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि नॉमिनी या मेंबर एक ही कंपनी में वो बन सकता है पर्सन। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर्स विथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ओपीसी के केस में माइनर है वो शेयर्स हेल्ड नहीं कर सकता, ना ही वो मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है, क्योंकि माइनर है वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो वॉइड अब इनिशियो हो जाता है। तो इसी कारण ओपीसी में वो ना ही मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है। नॉमिनी भी इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि अगर मेंबर की डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को ही मेंबर बनना है, बट अगर वो माइनर है तो वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसी प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से माइनर ना ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है, वो शेयर्स भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट में होल्ड नहीं कर सकता है। Such a company cannot be incorporated or converted into company under section 8। ओपीसी है वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती है, ना ही कन्वर्ट हो सकती है। वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। और सच a company cannot carry out non banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate। वो कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती, ना ही कोई सिक्योरिटीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो ओपीसी को अलाउड नहीं है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो पर्सन है वो अपने बिजनेस के ऊपर ही फोकस करे, इसीलिए। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या कोई भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना उनको अलाउड नहीं है, ओपीसी नहीं कर सकती है। हेंस द मेंबर कैन बी सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। मेंबर जो है वो सोल मेंबर एंड डायरेक्टर बनेगा, इसके अलावा डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, बट मेंबर सिर्फ एक ही होगा। क्लियर? ये तो ओपीसी के कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स है। एक ही मेंबर होगा, वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा, एमओए में लिखेगा, बट उसकी प्रायर रिटन कंसेंट होनी चाहिए, वो आरओसी के ऊपर सबमिट करनी रहेगी। कभी भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो नॉमिनी है वो अपना नाम विड्रॉ भी कर सकते हैं। नॉमिनी या मेंबर जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी नहीं है, बट इंडियन सिटीजन और नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। और एमओए में अगर नॉमिनी का नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, आरओसी को सबमिट करना है, जो मेंबर है वो कंपनी को नोटिस देगा और कंपनी आरओसी में सबमिट करेंगे, बट इसको एज अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा। एक ही पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है या फिर एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकते हैं। माइनर है वो कभी भी ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते, ना ही बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स बन सकता, बेनिफिशियल ओनर बन सकता है शेयर्स के। जो ओपीसी है वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, ना ही कन्वर्ट हो सकती है, बट ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कोई भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट ओपीसी को अलाउड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ओपीसी के बारे में भी क्वेश्चन सितंबर 25 में पूछा हुआ है। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स था, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में स्मॉल कंपनी और ओपीसी भी यहां पर समझाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल 6.16 पर दिया हुआ है मेंबर्स का कंट्रोल, मतलब कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है कंपनी का, उसके बेसिस पर यहां पर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी में अगर कंट्रोल कर सकती है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, तो उस केस में
सॉरी सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं, कंट्रोल इन द सेंस 51% सॉरी मोर देन 50% का अगर कंट्रोल है, वोटिंग पावर है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कंपोजिशन है उसको वो चेंज कर सकती है, उसके ऊपर कंट्रोल है, तो उस केस में वो जो कंपनी कंट्रोल करती है वो होल्डिंग कंपनी है, और जिस कंपनी को कंट्रोल करते हैं वो सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, company is a holding company in relation to one or more other companies, means a company of which such company is a subsidiary company। holding company जो subsidiary company में control करते हैं। for the purpose of expression of company includes body corporate, वो कोई भी body corporate भी हो सकता है, मतलब other than company भी हो सकता है, like LLP। सब्सिडरी कंपनी कैसे कहा जाएगा? सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कहा जाएगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को में जो डायरेक्टर्स है उनको रिमूव कर सकते हैं या फिर उसमें अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी दूसरी कंपनी के पास है, तो जिस कंपनी के पास अथॉरिटी है दैट इज कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ सच अदर कंपनी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। और है, दोनों ही कंडीशन होना जरूरी नहीं है, दो में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी के मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर कवर अप करते हैं, मतलब कि 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, 50.1 भी हो जाएगा तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, राइट। तो 50% से ज्यादा, मोर देन 50% वोटिंग पावर है दूसरी कंपनी में, डायरेक्टली या फिर उनकी सब्सिडरी कंपनी थ्रू, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी होल्ड करती है, जो कंट्रोल करती है खुद या उनकी दूसरी सब्सिडरी थ्रू, कोई एक सब्सिडरी में, कोई एक दूसरी कंपनी में वो कंट्रोल करते हैं मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो उस केस में उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। जो कंपनी को कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उसे सब्सिडरी कंपनीज माना जाएगा। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond the such numbers as may be prescribed। वो लेयर्स कितने होने चाहिए? तो 2 लेयर्स तक अलाउड है, मतलब कि एक कंपनी है वो एक सब्सिडरी और उसके नीचे एक और सब्सिडरी हो सकती है, उनसे ज्यादा सब्सिडरीज नहीं हो सकती हैं, वो इन डिटेल आपको सी एंटर में आएगा। इस केस में कुछ समझाया हुआ है कि कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मतलब कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करते हैं, उसमें कंट्रोल है, और वो दूसरी कंपनी है वो तीसरी कंपनी में कंट्रोल करते हैं, तो भी पहली कंपनी है वो तीसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। मतलब कि अगर ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, तो उस केस में सी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी ऑफ बी एंड सी लिमिटेड। बी लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, और सी लिमिटेड है वो बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। मतलब जरूरी नहीं है कि ए लिमिटेड सी लिमिटेड को डायरेक्टली ही कंट्रोल करे, अगर वो थ्रू अनदर सब्सिडरी कंपनी भी अगर वो कंट्रोल करते हैं तो भी उसे होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। ए लिमिटेड है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं सी लिमिटेड को, फिर भी ए लिमिटेड है वो सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी, और सी लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड को अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। The composition of company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company be, by exercise of some power exercisable by at its discretion, can appoint or remove all or a majority of the directors। composition of board of directors के कंट्रोल मतलब क्या? कि मतलब वो board of directors में ज्यादातर या फिर सारे के सारे directors को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? कंट्रोल ओवर composition of board of directors। Company includes any body corporate layer in relation to holding means any its subsidiary or subsidiaries। तो ये जो है वो लेयर माना जाएगा। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को होल्ड करते हैं, बी लिमिटेड है वो सी लिमिटेड में होल्ड करते हैं। अब सी जो है वो डी लिमिटेड में होल्ड नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 लेयर तक ही वो अलाउड है। मतलब एक सब्सिडरी हो सकती है और वो जो सब्सिडरी है उनकी और एक सब्सिडरी हो सकती है, उनसे ज्यादा अलाउड नहीं है। क्लियर?
यहां पर ये जो कंट्रोल है वो वोटिंग पावर का भी हो सकता है, मोर देन 50% है, 50% से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो सब्सिडरी बन जाएगी, वोटिंग पावर या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? चलिए ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं। और वो जो हमने आगे भी देखा था पब्लिक कंपनी में, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है, उनकी जो भी सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है फिर भी वो सब्सिडरी कंपनी है, वो दिस एक्ट के लिए उसे पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब कि अगर इस केस में सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, ये जो सी लिमिटेड है वो सी प्राइवेट लिमिटेड होता, तो उस केस में सी जो है वो पब्लिक कंपनी बन जाता, इसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। फिर है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब कि जो भी दूसरी कंपनी है उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सब्सिडरी कंपनी नहीं है बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहा जाता है? 20% से ज्यादा वोटिंग पावर, बट 50% तक है, 20 से 50 तक वो एसोसिएट कंपनी बनती है, 50 से ज्यादा का अगर वोटिंग पावर है तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो 20 से 50 तक का अगर वोटिंग पावर है या फिर और कोई डिसीजंस वगैरह लेने में उनका इन्फ्लुएंस है तो उसे एसोसिएट कंपनी कहा जाएगा। इसमें ज्वाइंट वेंचर भी कवर अप होते हैं। In relation to another company means a company in which the other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. कंपनी है उसमें significant influence है but subsidiary company नहीं है। Having such influence and includes a joint venture company, इसमें joint venture company भी cover up हो जाएगी। Explanation for the purpose of this clause. Significant influence means control of at least 20% of total voting power or control of or participation in business decisions under an agreement. एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए या फिर कंट्रोल या पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिजनेस डिसीजंस में। राइट? एग्रीमेंट में लिखा होगा कि भाई ये कंपनी जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगी, उसका भी इन्फ्लुएंस रहेगा, तो उसे भी एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। Our expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have a right to the net assets of the arrangement. Joint venture साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें net assets में सभी का अपना अपना contribution, अपना अपना हक बनेगा, कंट्रोल रहेगा, तो उसे भी एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। तो एसोसिएट कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर जॉइंट वेंचर होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज्यादा, एटलीस्ट 20% और मोर, मतलब 20% पर भी वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा और वो एसोसिएट कंपनी बन जाएगा। यहां पर याद रखना है 20% और मोर वोटिंग पावर, पर अप टू कितना होगा? अप टू 50%। 20% और मोर अप टू 50%, जबकि होल्डिंग सब्सिडरी के केस में क्या होगा? मोर देन 50%। सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन 50%, 50 से 1%, 1% क्या पॉइंट पर में भी, डेसिमल्स में भी 50 पॉइंट समथिंग हो गया तो वो सब्सिडरी बन जाएगी। एसोसिएट के लिए 20%, एट 20% भी वो एसोसिएट बन जाएगी, अप टू 50%, 50 से बढ़ेगा तो वो सब्सिडरी बन जाएगी। तो कई बार शेयर्स वगैरह में नंबर्स में ध्यान रखिएगा क्योंकि गलतियां होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कैलसी का यूज करना ही चाहिए क्योंकि आपको अंदाजे से लग सकता है कि ये सब्सिडरी है या नहीं, बट वो 50 और 51 में भी गैप रहता है, वो जो 1% है उसमें भी आपका आंसर चेंज हो सकता है और ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं तो वो ध्यान में रखिएगा। सब्सिडरी बनने के लिए 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, एसोसिएट के लिए 20% और मोर है, 20% पर भी वो एसोसिएट बन जाएगी अप टू 50%। राइट? या फिर और कोई तरीके से भी कंट्रोल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन हो सकता है तो उसे भी एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। क्लियर? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल था, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल का एक्सेस किस तरह से, तो उसमें लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी मतलब कि जिसके शेयर्स है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिसके शेयर्स इजीली कोई भी परचेस सेल कर सकता है तो वो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। सेबी ने जो गवर्नड शेयर मार्केट है उसमें अगर उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, तो उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। बट कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली जिस कंपनी के कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज ही अगर लिस्टेड हैं तो उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा।
जैसे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, अगर वही लिस्टेड है, बाकी कोई भी सिक्योरिटी अगर कंपनी की लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट के लिए उसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। पर्टिकुलर जो सिक्योरिटीज है उनको यहां पर एक्सक्लूड किया गया है। एज पर द डेफिनेशन गिवन, it is a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। recognized stock exchange में अगर इनकी securities listed है तो वो listed company माना जाएगा। provided such class of companies which have listed or intended to list such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as listed companies। कुछ सिक्योरिटीज जो है उनको कुछ क्लास ऑफ कंपनीज की अगर वही सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है तो उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो कंपनी के जो लिस्टेड कंपनी नहीं है उसे अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा। जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उसे लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। बट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है, कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज है उसको लिस्टेड नहीं माना जाता है तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। बट अगर और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसे अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा। सो बेस्ड ऑन एक्सेस ऑफ कैपिटल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी है, बेसिक सिंपल सा पॉइंट है, राइट। अब समझते हैं अदर कंपनीज जिसमें कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, बाकी जो अलग टाइप की कंपनीज है वो यहां पर समझाया हुआ है। उसमें सबसे पहले है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहा जाएगा? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों साथ मिलकर 51% और मोर का होल्डिंग रखते हैं, वोटिंग पावर होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी का, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो उसे गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 51% और मोर का होल्डिंग है, पेड अप शेयर कैपिटल है, उसे गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। और तो और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है, भले ही वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, मतलब कि एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और पार्टली बाय सीजीएन पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, उससे क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। एंड सेक्शन इंक्लूड्स कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, राइट। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है 51% और मोर होल्डिंग सब्सिडरी के लिए 50% से ज्यादा, मोर देन 50% होना चाहिए। एसोसिएट बनने के लिए 20% और मोर अप टू 50%, और गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% और मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50%, गवर्नमेंट कंपनी में 51% और मोर। इन दोनों में गलतियां होती है, कैलकुलेशन में भी गलतियां होती है और ये प्रोविजन को समझने या लिखने में भी गलती होती है, तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। सो बी केयरफुल, राइट। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिसमें आपको किसी को बनाना है कि भाई होल्डिंग या सब्सिडरी है या नहीं, और फिर बताना है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है वो भी क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। तो कई बार वो सब्सिडरी है या नहीं वो पहले चेक करना है और फिर ये देखना है कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% और मोर, और होल्डिंग सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन 50%, एसोसिएट में 20% और मोर अप टू 50%। चलिए, और एक्सप्लेनेशन में बताया कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कि टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। चलिए, फिर दिया है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कि जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका कोई भी बिजनेस है वो इंडिया में हो रहा है तो उसे फॉरेन कंपनी माना जाएगा। Company or a body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode। अब electronic mode से भी होते ही हैं। and conducts any business activity in India in any other manner। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कहां पर हुआ है? आउटसाइड इंडिया में, फॉरेन में हुआ है, और वो इंडिया के अंदर बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में है, थ्रू इटसेल्फ मतलब कंपनी खुद है या फिर उसका कोई एजेंट है, फिजिकली भी हो सकता है या फिर वर्चुअली भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, एंड उसका कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होना चाहिए, कोई भी मैनर में, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India through itself or through agent physically or electronically and conducts any business activity in India in any other manner।
समझ में आ रहा है, बस इतना ही है, इंपॉर्टेंट है। फिर है चैरिटेबल कंपनी, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से जो कंपनी बनती है, जिसे सेक्शन 8 कंपनी भी कहा जाता है, जो सेक्शन 8 में रजिस्टर होती है। उसका पर्पस चैरिटी करना है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी वगैरह रहता है, उसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसीलिए उसमें जो भी मेंबर्स वगैरह उनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है, कोई भी प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। वो जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके ही काम को आगे बढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट मेंबर्स वो घर लेकर नहीं जा सकते हैं। ऐसी कंपनीज में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। सो कंपनीज जो प्रमोट करती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, इसमें से जितना याद रहे वो याद रख सकते हैं। कॉमर्स, आर्ट, साइंस तो इजी है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, राइट, इसमें से 4-5 और याद रह जाएंगे तो चलेगा, राइट। चैरिटी रिलीजियस पर्पस के लिए जो काम करती है वही उनका पर्पस है, ऑब्जेक्ट है। Such company intends to apply in profit in promoting its object। वो प्रॉफिट को किस लिए यूज करते हैं? वो प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स को वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टोटल प्रोहिबिशन है, वो 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं दे सकते अपने मेंबर्स को। अगर वो 1 रुपए का भी देंगे फिर भी उसका लाइसेंस है वो कैंसल हो सकता है। तो सेक्शन 8 कंपनी किससे कहेंगे? जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोट करना है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, फिर रिलीजियस, चैरिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च एक्सेट्रा, और वो अपने प्रॉफिट प्रमोटिंग द ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ये सेक्शन 8 कंपनी के एग्जांपल्स दिए, ठीक है। पावर्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लाइसेंस जो है वो इश्यू कर सकते हैं ऐसी कंपनीज को, और इसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड अपने नाम के पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। ये फाउंडेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैम्बर्स, ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इश्यूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशंस एज इट डीम्स फिट, वो लाइसेंस देते हैं कंडीशन के बेसिस पर, और उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अपने कंपनी के नाम के पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को उनको एप्लीकेशन मिलती है, उसके बेसिस पर उनको लाइसेंस देते हैं और एज अ कंपनी उनको रजिस्टर करवाते हैं। On registration of the company shall enjoy same privileges and obligation as of a limited company। लिमिटेड कंपनी के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वही इस कंपनी को भी मिलेंगे। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अगर कुछ भी गलत काम करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करती है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनी थी उस ऑब्जेक्टिव को प्रमोट नहीं करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, कैंसल हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी any of the requirement or the condition contravenes any of the requirement of the condition of this section subject to which a license is issued। जहां पर उसको जिस पर्पस के लिए लाइसेंस दिया था अगर वो उस पर्पस के लिए काम नहीं करते हैं, और where the affairs of the company are concluded for fraudulently, उन्होंने कुछ भी काम किया वो fraudulently किया, फ्रॉड किया है किसी के साथ, और वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जिस पर्पस के लिए था वो उस पर्पस के लिए जो ऑब्जेक्ट उनको वायलेट किया है, रखा था कि भाई ऑर्फनेज बनाया है, चिल्ड्रन जिसके कोई भी पेरेंट्स गार्डियन नहीं है उनको संभालने के लिए, और अगर वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं तो उस केस में उसका ऑब्जेक्ट वो वायलेट कर रहे हैं और उस केस में उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। और प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान हो रहा है। एंड ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रार shall put limited और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम। अगर ये 4 रीजन हमें बताए कि भाई कॉन्ट्रावेंट करते कोई भी कंडीशन जिसके बेसिस पर उनको लाइसेंस दिया था, या फिर वो फ्रॉडुलेंटली काम करते हैं, या फिर उनका जो ऑब्जेक्ट है वो वायलेट करते हैं, या फिर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, ये 4 केसेस में उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है और उनको अपने कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी बन जाएगा, वो अब सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहेगी। But therefore, such revocation the CG must give a written notice to intention to revoke the license and opportunity of being heard। जनरली कोई भी केस वगैरह होता है, कोई भी लाइसेंस वगैरह रिवोक होता है तो उससे पहले उनको राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, वो अपनी बात भी रख सकते हैं कंपनी जो है वो, और रिटर्न में उनको नोटिस भी देना है। ऑर्डर ऑफ द सीजी, सीजी क्या ऑर्डर कर सकते हैं? तो सीजी ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप किसी और कंपनी जो यही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है उनके साथ अमालगमेंट कर लीजिए, मर्जर हो जाए, या फिर लाइसेंस रिवोक कर देते हैं या फिर उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। Where a license is revoked, the CG may, in the public interest, order that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar objects
to form a single company with such a constitution, properties, powers, rights, interests, authorities and privileges, and with such liabilities, duties and obligation as may be specified in the order, or the company be wound up. तीन चीजें सीजी ऑर्डर कर सकता है, या फिर किसी और कंपनी जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ काम करती है उनके साथ अमालगमेंट कर लीजिए, मर्जर हो जाएगा, या फिर वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहेगी, या फिर वो उसका वाइंडिंग अप हो जाएगा, वो बंद कर देंगे कंपनी। तो अगर कोई भी ऐसी 4 रीजन बताए हैं कि अगर कंपनी जो है वो जो कंडीशन के बेसिस पर लाइसेंस इश्यू किया था उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं, या फिर फ्रॉडुलेंटली काम किया है, ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया है, या फिर प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो उस केस में उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है और फिर उनको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर दूसरी कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव उनके साथ अमालगमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर वाइंड अप करवा देंगे। राइट, ये तीन में से कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसके साथ साथ पनिशमेंट पेनल्टी भी रहेगी। कंपनी जो है वो लायबल होंगे फॉर द पेनल्टी ऑफ और अ फाइन ऑफ ₹10 lakh, not less than ₹10 lakhs, but which may extend to 1 crore rupees। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की उनकी पेनल्टी हो सकती है, कंपनी के लिए है। और डायरेक्टर्स और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसका डिफॉल्ट था, who is in default, shall be liable with a fine shall not be less than 25,000, which may extend to 25 lakh rupees। जो कंपनी है उनकी लायबिलिटी कितनी हो सकती है, पेनल्टी कितनी हो सकती है, फाइन कितना हो सकता है, 10 लाख रुपीस मिनिमम है, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस है। और डायरेक्टर्स और ऑफिशियल जो ऑफिसर्स जो डिफॉल्ट में थे उनकी लायबिलिटी पेनल्टी कितनी हो सकती है, 25,000, विच मे एक्सटेंड अप टू 25 लाख रुपीस, प्रोवाइडेड व्हेन इट इज proved that the affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for section 447। 447 स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए है, जो सीए फाइनल में आपका कवर अप होगा, एसपीयूएम में, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में, उसमें ये कवर अप किया जाएगा। राइट, तो सेक्शन 8 कंपनी में ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको समराइज भी किया है, बट ये सारी चीजें रिपीटेशन ही है। लास्ट के जो 4 पॉइंट्स है ये अलग दिए हैं। इस केस में सेक्शन 8 कंपनी में जनरल मीटिंग बुलानी है तो वो 14 डेज की नोटिस में भी कर सकते हैं, बाकी जनरली सभी के लिए 21 डेज की नोटिस जो है वो जरूरी है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, वो सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होंगे कि भी मिनिमम नंबर इतने होने चाहिए डायरेक्टर्स, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आपको रखने हैं। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह क्या होता है वो भी एसपीओएम में कवर अप होगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 को नहीं रहेगी। Need not constitute nomination and remuneration committee and shareholder relationship committee। ये कमिटीज इनको बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कंपनीज में ये एप्लीकेबल है, बट सेक्शन 8 कंपनी को ये स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट किया गया है। एंड अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म है वो मेंबर बन सकती है, कोई भी बन सकता है। राइट, तो ये 4 पॉइंट भी सेक्शन 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 8 कंपनी किसे कहेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोट करना है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स वगैरह है, और वो उनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ प्रमोट द ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज करेंगे, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसको लाइसेंस जो है वो सीजी है वो इश्यू कर सकती है, उसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके नाम के पीछे सीजी जो है वो पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कुछ कंडीशन के बेसिस पर ये लाइसेंस इश्यू करेंगी और उसको लिमिटेड कंपनी जैसी ही ऑब्लिगेशन प्रिविलेजेस मिलेंगे। बट अगर वो कुछ भी 4 में से गलती करती है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस, जो भी रिक्वायरमेंट है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करती है, वायलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, या फिर प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी काम करती है, तो उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। उस केस में वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है, या फिर दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेंट करना रहेगा, या फिर वाइंड अप करना रहेगा। उस केस में कंपनी को पेनल्टी हो सकती है 10 लाख से 1 करोड़ तक की, और डायरेक्टर या ऑफिसर्स जो डिफॉल्ट में थे उनको 25,000 से 25 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। राइट, और इस केस में जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 14 डेज की नोटिस में भी बुला सकते हैं, 21 डेज की नोटिस जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी या शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट इसको एप्लीकेबल नहीं है, और पार्टनरशिप फॉर्म भी सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी जो है वो अभी कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही है, फ्यूचर में एक्टिविटीज करने के लिए नाम, वेबसाइट या और कोई एसेट होल्ड करने के लिए जनरली ऐसी कंपनी हो सकती है, जो अभी कंपनी बना ली है, नाम वगैरह रजिस्टर करवा दिया है ताकि कोई इसे चुरा ना ले, कोई इसका यूज ना करे।
पर एक्टिविटीज वो फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे तो उसे डोरमेंट कंपनी कहा जा सकता है। जो कंपनी अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी फ्यूचर के लिए कर रही है या फिर इनएक्टिव कंपनी है तो वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है, उसके लिए आरओसी में वो अपने एप्लीकेशन दे सकती है। इनएक्टिव कंपनी किसे कहेंगे? जिसका अभी कोई ऑपरेशंस नहीं चल रहा है, ना ही पिछले 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, ना ही 2 साल में उन्होंने कोई भी एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल किए हैं, तो उसे इनएक्टिव कंपनी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। जो कंपनी फ्यूचर के लिए बनी है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के लिए बनी है, जिसका या फिर असेट को होल्ड करने के लिए या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए, बट वो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तो वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है। सच कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी है वो भी डोरमेंट कंपनी बन सकती है। मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। जो कंपनी फ्यूचर में काम करने के लिए या भी होल्ड असेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए और जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी है, वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है। इनएक्टिव कंपनी किसे कहेंगे? कंपनी which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year or has not filed financial statement and annual return during the last 2 financial years। इनएक्टिव कंपनी जिसका बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह कुछ नहीं चल रहा है और जिन्होंने 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं, ना ही उन्होंने कोई भी एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए हैं, उसे इनएक्टिव कंपनी कहा जाएगा, तो वो भी डोरमेंट कंपनी बन सकती है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किसे कह सकते हैं? सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, अदर देन यहां पर जो 4 प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके अलावा सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है। कौन से 4 ट्रांजैक्शंस? पेमेंट ऑफ अ फीस टू रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, कोई भी एक्ट में रिक्वायरमेंट है कोई भी पेमेंट करने की, मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड अकाउंट्स उसके लिए, या फिर जो शेयर्स इश्यू किए हैं जो इस कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो ये 4 ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा। पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, कोई भी पेमेंट इस एक्ट या कोई और लॉ के हिसाब से जरूरी था उसको फुलफिल करने के लिए पेमेंट किया, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। Allotment of shares to fulfill the requirement of this act and payment for maintenance of its office and records। ऑफिस और records को मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट किया है वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये 4 ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। कौन से? पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ फीस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, allotment of shares and maintenance, payment for the maintenance of office and accounting records। समझ में आ रहा है? तो ये 4 ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो जो कंपनी फ्यूचर के लिए बट उन्होंने ये ट्रांजैक्शन के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी है जिसका कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है और लास्ट 2 इयर्स में इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट है ये। निधि कंपनी जो है, निधि मतलब कि फंड होता है, तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, फंड इकट्ठा करते हैं और उन्हीं के मेंबर्स को ये फंड देते हैं एज अ लोन वगैरह। राइट, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी माना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करते हैं और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। निधि कंपनी का पर्पस जो है वो क्या है कि जो मेंबर्स है वो सेविंग करे, वो जो जरूरी है उतने ही एक्सपेंस करे, उनके अलावा के जो पैसे है वो ये कंपनी में इन्वेस्ट करे। राइट, so निधि कंपनी created mainly for cultivating the habit of thrift and savings among its members। थ्रिफ्ट मतलब कि वो जो पैसा है वो सोच समझकर खर्च करे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाएगा? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों साथ मिलकर 51% और मोर होल्डिंग रखते हैं, और कम्युनिस्ट एक्ट के अलावा कोई और एक्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है वही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। यहाँ पर पहले कंडीशन समझते हैं। कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी सो नोटिफाइड अनलेस
it has been established or constituted by under any central or a state act other than this act or any previous company law. कंपनी लॉ के अलावा कोई एक्ट में अगर वो रजिस्टर्ड है, और यहां पर और इसलिए है कि यहां पर अनलेस है, राइट, मतलब ये दोनों ही कंडीशन अगर नहीं है तो पीएफआई नहीं बनेगी। तो यहां पर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड मतलब कि ये दोनों फुलफिल हो रहा है तो ही पीएफआई बनेगा। ये दोनों फुलफिल नहीं हो रहा है, दो में से कोई एक भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो पीएफआई नहीं बनेगा। ये नेगेटिव सेंस में सेक्शन दिया है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आपको याद रखना है कि भाई स्पेशल एक्ट में गवर्न होना चाहिए, स्पेशल एक्ट सेंट्रल या स्टेट एक्ट अदर देन कंपनी लॉ और प्रीवियस कंपनी लॉ, उसके अलावा वो एस्टेब्लिश होने चाहिए। एंड not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by the CG or by any SG or SGs or partly by the CG and partly by one or more SGs। मतलब कि CG या SGs जो है वो अगर 51% और मोर होल्डिंग रखते हैं और तो और उसका कोई दूसरे एक्ट में अदर देन कंपनीज एक्ट के अलावा कहीं पर वो अगर रजिस्टर्ड है, एस्टैब्लिश्ड है, तो ही उसे पीएफआई माना जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। इसमें कौन से कंपनीज कवर अप होती है? फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर टू बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है, राइट, वो क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IDFCL जो है, राइट, वो क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002 में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी उसमें रेफर की गई है। इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय द CG अंडर दिस एक्ट, उसमें 465 ऑफ दिस एक्ट या फिर सेक्शन 4A सब सेक्शन 2 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, उसको भी पीएफआई माना जाएगा। या फिर सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द CG इन कंसल्टेशन विद द RBI। तो पीएफआई किसे कहा जाएगा? 5 इंस्टीट्यूशन को बोला गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो भी कंपनीज को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002 में रेफर किया गया है, जो भी इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई किया गया है इन दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और जो इंस्टीट्यूशन को CG नोटिफाई करता है बाय कंसल्टेशन विद द RBI, उसे क्या माना जाएगा? पीएफआई। ये 5 के नाम याद रखने भी जरूरी है और ये जो कंडीशंस हैं वो भी याद रखना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन पूछा भी गया है एक आध बार। समझ में आ रहा है? तो पीएफआई किसे कहेंगे? जिसको जो कोई भी स्पेशल एक्ट में नोटिफाइड है, एस्टैब्लिश्ड है अदर देन कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और जिसमें CG SGs वन और मोर SG या फिर पार्टली बाय CG एंड पार्टली बाय SGs जो है वो 51% और मोर का शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है, उसे पीएफआई माना जाएगा। उसमें कौन सी हो सकती है? LIC हो सकता है, IDFCL हो सकता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक्ट में जिसको रेफर किया है, इस एक्ट में जिस इंस्टीट्यूशन को पीएफआई माना है, या फिर CG ने नोटिफाई किया है इन कंसल्टेशन विद RBI, उसको पीएफआई माना जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये क्लासेस ऑफ कंपनीज था, इंपॉर्टेंट है। ये जो 8-10 पेजेस है पूरा का पूरा 3rd पॉइंट है क्लासेस ऑफ कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछते ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। ये मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन बाद में करते हैं, पहले एक दो छोटे कॉन्सेप्ट है वो कवर अप कर लेते हैं। पेज नंबर 6.27 पर है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जिसके फंड के बेसिस पर जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, तो वो कैपिटल है। उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है, उसको अलग अलग जो टर्म्स है उस अलग अलग कैपिटल है उसमें क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो वो क्या होती है कंपनी के केस में, अलग अलग कैपिटल क्या हो सकती है वो समझते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहला नॉमिनल और ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है कि जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी कैपिटल ऑब्टेन करना चाहते हैं, राइट, वो जनरली नॉमिनल, रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड कैपिटल माना जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। Authorized capital or nominal capital means such capital is authorized by the memorandum of company to be the maximum amount of the share capital of the company. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम कैपिटल है वही ऑथोराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल माना जाता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम और मैक्सिमम अमाउंट। इसमें से ही इश्यू किए जाते हैं शेयर्स वगैरह जो है। It is sum stated in the memorandum as the capital of the company which is to be registered being the maximum amount which
It is authorized to raise by issuing shares and upon which it pays the stamp duty. इसके बेसिस पर stamp duty पे करनी रहती है कंपनी को. It is usually fixed at the amount which is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital if any. पूरी की पूरी जो अमाउंट उनको चाहिए होगी, जितना कैपिटल चाहिए होगा अपने ऑपरेशंस के लिए, वो यहाँ पर लिखी जाती है. देन इश्यूड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें से जितना इश्यू किया जाता है, जितने शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं, वो इश्यूड कैपिटल माना जाता है. Such a capital as the company issues from time to time for subscription. सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब करे, उसके लिए जितना इश्यू करते हैं वो इश्यूड कैपिटल है. It is the part of authorized capital which is offered by the company for subscription and includes the shares allotted for consideration other than cash. इसमें cash as well as other than cash जो भी इश्यू किए जाते हैं शेयर्स वो कवर अप होते हैं. राइट, ये डिस्क्लोज किया जाता है शेड्यूल 3 के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें. सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितना इश्यू किया है उसमें से जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब करती है, जिसके लिए वो अप्लाई करते हैं, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है. सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ये जो सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने रहते हैं. पेड अप कैपिटल वगैरह जो है अगर वो नहीं करते और उसमें कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो पेनल्टी हो सकती है कंपनी को और एवरी ऑफिसर को. कंपनी को 10,000 तक की और ऑफिसर्स को 5,000 तक की पेनल्टी हो सकती है. ठीक ठाक, इतनी इंपॉर्टेंट पेनल्टी नहीं है. कॉल्ड अप कैपिटल, जितना सब्सक्राइब किया है, अप्लाई किया है मेंबर्स ने, उसमें से जितना अमाउंट मंगवाया है थ्रू कॉल्स. राइट, आपने ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर्स जो है वो थ्रू कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसा हो सकता है. राइट, वो इंस्टॉलमेंट जो भी है वो जितना इंस्टॉलमेंट मंगवा लिया है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल, such part of capital which has been called for payment. It is the total amount called up on the shares issued. जितने शेयर्स इश्यू किए, जिसके सामने सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्राइब्ड शेयर्स है, उसमें से जितना मंगवाया है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल, जितना भी कॉल्ड अप है उसमें से जितना अमाउंट मिल गया है कंपनी को दैट इज पेड अप कैपिटल. Amount paid or credited as paid up on shares issued. It is the equal to called up capital less calls in arrears. जितना मंगवाया था called up capital minus calls in arrears, जितना अभी तक पैसे नहीं मिले हैं उसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल जितना मंगवाया है उसमें से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर देंगे तो पेड अप कैपिटल मिल जाएगा. तो ये 5 क्लासिफिकेशन है कैपिटल के. ऑथराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल जो एमओए में लिखा होता है, मैक्सिमम कैपिटल. देन इश्यूड कैपिटल, जो ऑथराइज कैपिटल है उसमें से जितने शेयर इश्यू किए. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसके सामने मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने सब्सक्राइब किया हुआ है. देन कॉल्ड अप कैपिटल, जितना सब्सक्राइब है उसमें से जितना कॉल्ड अप जो कंपनी ने मंगवाया हुआ है. देन एंड लास्ट फिफ्थ पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप में से जितना पे कर दिया है मेंबर्स ने वो पेड अप कैपिटल बन जाएगा. कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स करेंगे तो पेड अप कैपिटल मिल जाएगा. सिंपल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं. शेयर्स, जो भी कंपनी की कैपिटल है उसको शेयर्स में डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स में. उसकी नॉमिनल वैल्यू कुछ रखी जाती है और शेयर्स इश्यू किए जाते हैं. ये जो शेयर होल्डर है उसका हक उतने शेयर जो है उतने रुपए का रहता है कंपनी की असेट्स के ऊपर. पर्टिकुलर असेट्स शेयर होल्डर की या मेंबर की नहीं होती है. उतना जितना वो शेयर होल्ड करते हैं उतना रुपीस का हक बनता है, उतना राइट रहता है. बट वो एट द एंड ऑफ द कंपनी, मतलब कि वाइंडिंग अप के टाइम ही मिल सकते हैं. उसके पहले जनरली शेयर के सामने पैसे रीपे नहीं किए जाते हैं. राइट, ये सब कुछ आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. जो शेयर्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं. एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं. शेयर्स शेल बी नंबर्ड, फिजिकल कॉपी में अगर शेयर्स आते हैं तो उसको प्री नंबर्ड होने चाहिए, एक नंबर यूनिक नंबर होना चाहिए. बट अब वो डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में हो चुका है तो ये नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एप्लीकेबल नहीं है. नॉट अप्लाई टू शेयर्स हेल्ड बाय पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर इज रिकॉर्डेड इन रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपोजिटरी. मतलब कि डीमट फॉर्मेट में है, डिपोजिटरी के रिकॉर्ड्स में उसका नाम है कि भाई किसके नाम पर शेयर है, तो उस केस में नंबर्स होने जरूरी नहीं है. अदरवाइज फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होंगे तो वो यूनिक नंबर उसमें होना चाहिए. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को 2 टाइप में डिवाइड किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें डिविडेंड और रीपेमेंट दोनों में ही प्रेफरेंस शेयर्स जो शेयर कैपिटल को इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है और पहले रीपे किया जाता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. राइट,
डिविडेंड में भी जनरली प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका डिविडेंड भी फिक्स रहता है और प्रॉफिट होता है तो उनको पहले पे किया जाता है। हाँ, उसमें भी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वगैरह होते हैं, ठीक है वो। और रीपेमेंट में भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स पे किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के सामने पे किया जाता है, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं, जितने बचते हैं उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। तो जो शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है। बाकी सारे इक्विटी शेयर कैपिटल है। सो यहाँ पर मीनिंग समझाया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल, एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल विल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के अलावा सारे इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहेंगे? Limited by shares means that a part of issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to payment of dividend either as a fixed amount or an amount calculated at fixed rate which may either be free of or subject to income tax. Preference दिया जाता है over a payment of dividend and repayment. In the case of winding up or repayment of capital of the amount of the share capital पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, जितना पे किया उसमें सबसे पहले किसको पे किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी के सारे होंगे वो इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग राइट, जिसमें डिविडेंड में डिफरेंशियल राइट हो सकता है कि एक टाइप ऑफ शेयर होल्डर है उनको दूसरे टाइप ऑफ इक्विटी शेयर से उनसे डबल या हाफ या ट्रिपल या किसी और तरीके से डिविडेंड मिलेगा। वोटिंग एक टाइप ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर से उनको पर शेयर 2 वोट्स मिलेंगे। एक टाइप ऑफ शेयर है उनको पर शेयर 1 वोट मिलेगा। तो ऐसा डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं, या फिर अदरवाइज कोई और तरीके से बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, उसमें भी डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं। किसी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं, किसी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलते हैं। तो ये डिफरेंशियल राइट्स भी हो सकता है और विथ वोटिंग राइट्स भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर, ये भी ठीक थियरी में पूछ सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, राइट। चलिए अब हम कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी जो है वो कवर अप करते हैं, जो आपको क्लासेस ऑफ कंपनीज के पहले दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 6.7 पर है कॉर्पोरेट वेल थियरी। कंपनी जो है वहां पर कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है। वेल मतलब कि पर्दा। कंपनी जो है वो और मेंबर्स दोनों अलग है, और कॉर्पोरेट वेल कंपनी में होता है, मतलब कि जो भी काम करते हैं वो कंपनी ने ही किया है। कंपनी के पीछे कौन है, ह्यूमंस कौन है, कौन डायरेक्टर है, कौन मेंबर्स है, वो नहीं देखा जाता है। कोई भी काम के लिए पहले कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तभी उनके डायरेक्टर्स, मेंबर्स या किसने क्या काम किया है वो देखा जाता है। इसीलिए वहां पर एक पर्दा है जो कॉर्पोरेट वेल माना जाता है कि भाई अगर आप किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो यही माना जाएगा कि ये कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, नॉट विथ एनी पर्टिकुलर पर्सन। मतलब कि मेंबर्स को बचाया जाता है, मेंबर्स या डायरेक्टर्स को बचाया जाता है, यही देखा जाता है कि भाई ये कंपनी का काम है। कंपनी के पीछे कौन है वो नहीं देखा जाता है, वो कॉर्पोरेट वेल जो है वो बचाते हैं। बट कुछ कुछ सिनेरियो में ये कॉर्पोरेट वेल जो है उसको लिफ्ट करना पड़ता है, उसको पियर्स करना पड़ता है, क्योंकि उसमें देखना जरूरी बन जाता है कि इसके पीछे लोग कौन है, क्योंकि उनका कोई इंटेंशन ऐसा हो सकता है जो फ्रॉड या फिर कोई कुछ गलत काम करने के लिए हो सकता है। उस केस में कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, वो कब लिफ्ट किया जा सकता है वो समझाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Corporate wealth refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. The term corporate wealth refers to the concept that members of company are shielded from liability connected to the company's action. कंपनी चाहे कुछ भी करे उसके लिए liable कौन होगा? सबसे पहले कंपनी होगी, उसके members liable नहीं होंगे। If the company incurs any debt or contravenes any laws, the corporate wealth concept implies the members should not be liable for those errors. अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी डेट होता है, कॉन्ट्रावेंशन होता है, एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, तो उसके लिए कंपनी पहले रिस्पॉन्सिबल है, उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन द अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, उसको कॉर्पोरेट कवरिंग मिलता है कि वो लायबल नहीं होंगे, कंपनी लायबल होगी। Thus the shareholders are protected from the acts of the कंपनी, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स अलग है और कंपनी ने ही किया है, जो भी किया है वो ऐसा माना जाएगा। इसका एक फेमस केस लो है सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड।
सालोमोन जो है उन्होंने अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो सालोमोन एंड कंपनी लिमिटेड को दे दिया। सालोमोन एंड कंपनी लिमिटेड है, उसमें जो मेजर शेयर होल्डर है वो सालोमोन ही है, उसके अलावा उनके फैमिली मेंबर्स ही रखे गए थे, राइट। उनके कुछ, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर्स और सन वगैरह जो है वो मिलकर 7 लोग बनते थे जो जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। हाँ, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, 4 सन्स एंड 1 डॉटर, ये 7 लोगों के नाम पर शेयर्स थे। उसमें मोस्ट ऑफ द शेयर्स थे वो सालोमोन के अपने नाम पर थे, प्लस उन्होंने शेयर कैपिटल, प्लस उन्होंने डिबेंचर्स भी इश्यू किए थे ये कंपनी ने, और उसमें से डिबेंचर्स जो है वो सालोमोन ने भी लिए थे, या फिर ऐसा था कि ऑलमोस्ट सारे ही डिबेंचर्स सालोमोन के नाम पर थे। अब क्या हुआ कि थोड़े सालों बाद ये कंपनी इतनी नहीं चल रही थी, लॉस हो रहा था, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा था, उसी वजह से क्रेडिटर से उन्होंने केस फाइल किया, वाइंडिंग अप के लिए इन्होंने प्रोसीड किया। अब क्या हुआ, अब जो भी एसेट्स बची थी उसमें से जनरली सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर से उनको पे किया जाता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। अब यहाँ पर जो सालोमोन एंड कंपनी लिमिटेड है वो वाइंडिंग अप में जा रही थी, तो उसकी जो एसेट्स थी वो कुछ यहाँ पर दिया है, एसेट्स थी वो 38,782 थी रुपीस की थी, और सालोमोन जो है उनके 38,782 का बिजनेस सेल किया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ उसमें 20,000 के वो डिबेंचर्स, 20,000 के शेयर्स थे और 10,000 के डिबेंचर्स वो होल्ड करते थे। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो 7,000 पाउंड के थे। अब क्या हुआ कि जो कंपनी की जो असेट्स थी उसमें से जो वाइंडिंग अप के टाइम पर जो डेट्स वगैरह, लायबिलिटीज वगैरह पे करने थे, उसमें सबसे पहले सिक्योर्ड डेट को पे करना था, फिर अनसिक्योर्ड डेट को पे करना था। अब सिक्योर्ड डेट में कौन सा आता है, डिबेंचर्स उसमें आते हैं। अब क्या हुआ, कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो जो उनकी एसेट्स थी वो जितने डिबेंचर्स थे उनसे कम थी, मतलब कि ये जो 10,000 के डिबेंचर्स थे 10,000 पाउंड के, तो उनकी एसेट्स 10,000 पाउंड से कम थी। तो क्या हुआ कि ये जो सारी एसेट्स है वो डिबेंचर होल्डर मतलब कि सालोमोन को ही मिलेगी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ये केस फाइल किया कि भाई ये सालोमोन तो खुद ही उसी की कंपनी है, तो वो सारे के सारे पैसे लेकर जाएगा, तो हमारा क्या होगा। तो यहां पर कंपनी इसके लिए ये जो केस फाइल किया था उसमें जज ने क्या बताया कि भाई ये सालोमोन और सालोमोन एंड कंपनी लिमिटेड ये दोनों अलग है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है। हम ये नहीं देख सकते कि भाई ये डिबेंचर होल्डर है वही शेयर होल्डर भी है और उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं की फैमिली की ये कंपनी है, राइट। कॉर्पोरेट स्पेसिफिकली कंपनीज के केस में मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग है, तो जो भी काम कंपनी की जो भी लायबिलिटी है उसके लिए कंपनी ही लायबल होगी। जो नॉर्मल प्रोसीजर है उस हिसाब से डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पे किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर डेट है तो उसको ही पहले पे किया जाएगा, भले ही वो मेंबर्स भी क्यों ना हो, राइट। इसीलिए यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग है, डजंट मैटर कि वो मेंबर क्रेडिटर भी है। तो अगर वो क्रेडिटर भी है तो और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी, राइट। तो अब सारी की सारी एसेट्स डिबेंचर होल्डर सालोमोन को ही मिल गई, इस वजह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अनसेटिस्फाइड थे। बट जो कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनीज एक्ट का यही है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सालोमोन और मतलब कि सॉरी मेंबर और कंपनी दोनों अलग है। हाँ, बट प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि सालोमोन ने यहाँ पर फ्रॉड करने की ट्राई तो नहीं किया ना, इस केस में नहीं था, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर मेंबर्स कंपनी जस्ट अपने फ्रॉड्स या कुछ टैक्स इवेशन या ऐसे कोई चीजों के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो कॉर्पोरेट वेल है, जो ये मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है, वो हटाया जाता है और देखा जाता है कि कंपनी के पीछे मेंबर कौन था, और जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मेंबर जो है उसके साथ एक्शन लिए जाते हैं, राइट। तो ये सालोमोन एंड सालोमोन कंपनी लिमिटेड है वो स्पेसिफिकली सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फीचर है उनको सपोर्ट करता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेंबर जो है वो कंपनी से अलग है, मेंबर क्रेडिटर है तो उसको एज अ क्रेडिटर ही ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट केस लो है, इसका जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। Now the question may arise whether the veil of corporate personality can even be lifted or pierced. Yes, in some of the cases इसको कॉर्पोरेट वेल को डिसरिगार्ड किया जाएगा और देखा जाएगा कि भाई इसके पीछे कौन है, मेंबर्स कौन है। इसके यहाँ पर हमें एक्सेप्ट मतलब कि कब कब हम लिफ्ट कर सकते हैं वो बताया गया है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल 5
यहाँ पर हमें सिनारियोस दिए हुए हैं और उसके साथ 5 केस लॉज भी दिए हैं जिसके केसेस में ऐसा हुआ था कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया था। कौन से हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द को एनिमी और फ्रेंड। ऐसा हुआ था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जिसमें ऐसा हुआ था कि ये जो डेमलर कंपनी लिमिटेड है वो जर्मन कंपनी थी और ये जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी थी वो यूके बेस्ड कंपनी थी। ये डेमलर कंपनी लिमिटेड है वो भी रजिस्टर हुई थी यूके में, पर जर्मनी और यूके के बीच वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास जो प्रॉब्लम हुआ था वो दोनों एनिमीज थे। और अब ये जो यूके बेस्ड कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, उनको कुछ पे करना था डेमलर कंपनी लिमिटेड को, बट उनको पता था कि भाई ये जर्मन कंपनी है तो अगर उनको पैसे हम देंगे तो वो कहीं ना कहीं वो वॉर में ही यूज करने वाले हैं, सो इट इज एडवाइजेबल कि उनको पे करना ही नहीं चाहिए। तो इस केस में जो कोर्ट थी उन्होंने ये डेमलर कंपनी लिमिटेड का कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया और देखा कि भाई हाँ ये तो जर्मन लोगों ने बनाया हुआ है, तो एट द एंड वो जर्मनी को ही पैसे जाएंगे और उसको ही वॉर में यूज करेंगे। सो डेमलर एंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडर्ड एज एनिमी एंड दैट्स व्हाई जो पेमेंट करना था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को, वो पेमेंट करने वाले थे डेमलर को, वो करना रिक्वायर्ड नहीं माना गया और उसको एग्जम्पशन दे दिया, एक्सक्लूजन दे दिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कॉर्पोरेट वेल जो है वो रिमूव किया गया, लिफ्ट किया गया, क्योंकि जानना था कि ये कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। एनिमीज है तो उनके साथ अगर कोई भी बिजनेस वगैरह हो रहा है तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक्सेप्शन एग्जम्पशंस दे सकते हैं, राइट। तो यहां पर कंपनी जो है उनका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है ताकि पता चल सके कि वो को एनिमी है या फ्रेंड है। डेफिनेटली कंपनी इटसेल्फ कोई भी एनिमी या फ्रेंड नहीं हो सकती क्योंकि उनका नेचुरल माइंड वगैरह नहीं है, वो सोच समझ नहीं सकते हैं, बट उसके पीछे के लोग जो है उनका एनिमी या फ्रेंड बन सकते हैं, वो कुछ गलत या सही कर सकते हैं। तो इस वजह से कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट करना जरूरी बन सकता है। तो सबसे पहली सिचुएशन जहां पर लिफ्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट वेल, टू डिटरमाइन वेदर इट इज द को एनिमी और फ्रेंड, राइट। सिंपली अगर यहां पर इंडिया पाकिस्तान का भी जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशन है, तो उस केस में पाकिस्तान की कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है, पाकिस्तानी लोगों की कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है, देन इट इज कंसिडर्ड एज, भले ही कंपनी का नाम इंडियन वगैरह हो, लगे सब कुछ ऐसा ही, बट उनके पीछे अगर पाकिस्तानी लोग हैं और वो पाकिस्तान में पैसा जा रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज, देन इट शुड बी कंसिडर्ड टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, और देखना चाहिए कि कौन है उसके पीछे, राइट, क्योंकि अभी इंडिया एंड पाकिस्तान आर एनिमीज, राइट। So if the public interest is not likely to be in the jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell. अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है, तो वो कॉर्पोरेट वेल को, कॉर्पोरेट शेल को नहीं हटाएंगे, बट अगर जरूरी लगेगा तो हटा सकते हैं। बट इट मे rent well for ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike natural person, company does not have a mind or conscience, but उनके पीछे के लोग जो है उनका माइंड होता है, वो सोच सकते हैं, वो इमोशंस वहां पर हो सकते हैं, राइट। सो इन दिस केस कंपनी ने कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल जो है वो हटाया और देखा कि भाई एनिमी है या फ्रेंड, क्लियर। सेकंड, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स बचाने के लिए, रेवेन्यू बचाने के लिए भी कंपनी बनाई जा सकती है, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है। उसका फेमस केस लो है डिन्सो मानेकजी पेटिट। इस केस में क्या हुआ था, ये डिन्सो मानेकजी पेटिट ने 4 कंपनी अलग अलग खोली, उसमें जो उनके इन्वेस्टमेंट्स थे वो उनको दे दिए, और फिर वो क्या किया कि वो इन्वेस्टमेंट में से जो इनकम आ रही थी, वो जो चारों कंपनी है वो डिन्सो मानेकजी पेटिट को एज ए लोन देते थे ताकि इनकम का फ्लो मिलता रहे, राइट, और उसको यूज भी कर सके। अब लोन दिया था तो लोन मिलती है, वो तो इनकम टैक्स में आती नहीं है। अब वो जो चारों कंपनी है उनको भी इनकम डिवाइड हो गई, उस वजह से उनको भी इनकम टैक्स नहीं लगता था, और वो जो चारों कंपनीज है वो इनकम ट्रांसफर करते थे एज अ लोन, और वो लोन रीपेबल, रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट या सिक्योरिटी कुछ नहीं था उसके सामने, मतलब जस्ट वो लोन नहीं दे रहे थे, वो पैसा ही ट्रांसफर कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, काइंड ऑफ ऐसा ही हो गया। तो कंपनी जो है वो चारों कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करती थी और ये डिन्सो मानेकजी पेटिट को लोन देते थे, उसके अलावा कुछ काम नहीं था। तो यहां पर ये चारों कंपनी में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया और देखा गया कि भाई ये क्यों, ये कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों है। तो पता चला कि ये तो सिर्फ इनकम जो है उनको डिवाइड कर रहे हैं और टैक्स कम हो सके, टैक्स इवेड करने के पर्पस से ये किया जा रहा है, टैक्स पे ना करना पड़े इसीलिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर
जो है वो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया गया, राइट। सिर्फ वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे इनकम नहीं हो रही है इसीलिए ये बनाई गई थी कंपनीज, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। दिनसो मान एग्जिपेटेड, ये इंपॉर्टेंट केस लो है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन जो बनती है वो ना हो इसके लिए भी कंपनीज जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाती है, उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया जा सकता है। उसके लिए फेमस केस लो है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है, भावनगर बेस्ड कंपनी थी, जिसके वर्कमैन ने उस कंपनी के ऊपर केस फाइल किया था। अब ये एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड है, उनको कुछ बोनस वगैरह पे करना था उनके लेबर्स वर्कमैन को, और वो बोनस का कैलकुलेशन उनके प्रॉफिट के बेसिस पर होता था, उनके इनकम के बेसिस पर होता था। अब क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी उनको कुछ 4.5 लाख रुपए यहां पर बताया है, हाँ वो इन्वेस्टमेंट में से इनकम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडरी कंपनी ओपन कर दी और उसमें ये सारे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए। अब ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए, इसीलिए जो हर साल 4.5 लाख रुपए के आसपास की जो इनकम आती थी वो अब दूसरी कंपनी में आ रही है, सब्सिडरी कंपनी में आ रही है। उस वजह से ये एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का जो प्रॉफिट इनकम है वो कम हो गई, और उस वजह से उनका जो बोनस पेमेंट था वो कम हो गया। अब यहां पर सब्सिडरी कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के अलावा कुछ काम नहीं करती थी, राइट। इसीलिए इस केस में वो सब्सिडरी कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया और देखा गया कि भाई इसका पर्पस क्या है। तो पता चला कि भाई ये तो बोनस कम पे करना बोनस कम पे करना रहा है, इसलिए ही ये कंपनी बनाई गई है, राइट। तो यहां पर जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो खोली गई थी, राइट। तो यहां पर भी कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया गया। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, उनके वर्कमैन उनके लेबर यूनियन ने उसके सामने केस फाइल किया था ताकि उनकी जो बोनस की लायबिलिटी है वो कम हो सके। देन फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। कई बार कंपनीज है वो सब्सिडरीज या फिर ऐसी कंपनीज बनाई जाती है जो दूसरी किसी कंपनी के कहने पर उसका काम नहीं हो रहा है, खुद नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरी कंपनी बनाई जाती है, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया जा सकता है। उसके लिए फेमस केस लो है मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इस केस में क्या हुआ था, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो थी वो कुछ लाइसेंस वगैरह चाहिए थे कुछ व्हीकल्स वगैरह के लिए, वो नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने सब्सिडरी कंपनी ओपन की और ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में वो एप्लीकेशन वगैरह किया। तो पता चला कि वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो सिर्फ इसीलिए अप्लाई कर रही है या फिर वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो इसीलिए काम कर रही है ताकि मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है वो खुद वो लाइसेंस वगैरह नहीं लेकर आ सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं थे, कोई रीजन से उसको ब्लैक लिस्ट वगैरह कर दिया था या फिर कोई भी और रीजन था, तो वो खुद लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, उनको लाइसेंस नहीं मिल सकता था, इसीलिए किसी और कंपनी को एज एन एजेंट रखा गया था। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया और उसका पर्पस, वो कंपनी का पर्पस देखा गया, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है जो सब्सिडरी सिर्फ एज एजेंट काम करती हो। एंड लास्ट, कंपनी फॉर्म टू फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफेक्ट द लॉ। कई बार लो जो है, जो भी सिचुएशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कुछ फ्रॉड करने के लिए भी कंपनी बनाई जा सकती है। उसका केस लो है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन। ये जो होन है वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी में कुछ एम्प्लॉय था, एमडी वगैरह कुछ था, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफिकली लिखा था कि भाई आप अगर ये कंपनी छोड़कर जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप सिमिलर बिजनेस या फिर ये बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको मतलब कस्टमर्स को लेकर जाने की ट्राई नहीं कर सकते हैं। अब इस केस में क्या किया, होन ने एक कंपनी खोली उसकी वाइफ और उसके फ्रेंड के नाम पर, ऐसा कुछ। फिर वो जो ये गिलफोर्ड मोटर कंपनी जो उनकी फॉर्मर कंपनी थी उसके क्लाइंट को वो कांटेक्ट करने लगा। इस केस में गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने होन के सामने केस फाइल किया कि भाई ये होन भले ही उस कंपनी का मालिक नहीं है बट एक्चुअल में वो यही कर रहा है, उसकी वाइफ के नाम पर ये जो कंपनी है उसका पर्पस यही है, फ्रॉड करने का ही पर्पस है, हमारे कस्टमर्स को खींचने का ही पर्पस है। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था उसका मिस इंटरप्रिटेशन या फिर उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इस केस में जो कंपनी खोली गई थी होन ने, उसमें कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया और देखा गया कि इसके पीछे कौन है, राइट। तो यहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया था, समझ में आ रहा है। तो ये 5 सिचुएशन बताई गई है जहां पर कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई कि वो एनिमी है या फ्रेंड है। सेकंड, रेवेन्यू या फिर टैक्स को बचाने के लिए ट्राई किया जा रहा है, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन जो है, सॉरी यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए है, या फिर
कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी एज एन एजेंट काम कर रही है, या फिर फ्रॉड या फिर किसी लॉ को डिफेक्ट करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए अगर हो रहा है, तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल्थ है वो लिफ्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? एनिमी या फ्रेंड है या नहीं, उसके लिए डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का कैश फ्लो याद रखना है। सेकंड जो है रेवेन्यू या टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए डिंसो मानेक पेटेट का कैश फ्लो याद रखना है। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, उसके लिए वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का कैश फ्लो याद रखना है। सब्सिडरी जो एजेंट एज एन एजेंट काम करते हैं, तो उसके लिए मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का कैश फ्लो याद रखना है। और कंपनी जो फ्रॉड करने के लिए या फिर टू डिफेक्ट द लॉ और टू इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए अगर कुछ काम कर रही है, तो उस केस में गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन का केस याद रखना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी में से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए, फिर ये क्लासेस ऑफ कंपनीज हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो यहां तक हमने 6.22 तक का सब कुछ कवर अप कर लिया है। अब आगे देखते हैं 6.23 पर है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। किस तरह से कंपनी है वो रजिस्टर की जाती है, या फिर इनकॉर्पोरेशन की किस तरह से प्रोसीजर रहती है। उसमें सबसे पहले प्रोमोटर्स किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रोमोटर्स की डेफिनेशन है who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return। जिसको प्रोस्पेक्टस में कहा गया कि ये प्रोमोटर है, या फिर एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाई किया गया है कि ये प्रोमोटर है, उसे प्रोमोटर कहेंगे। और who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। किसी तरीके से कंपनी के काम के ऊपर कंट्रोल ऑफ अफेयर्स को किसी तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है, उसे प्रमोटर कहा जाएगा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, शेयर होल्डर बनकर, डायरेक्टर बनकर, या और कोई भी। और in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act। जो भी जिसके भी एडवाइस के बेसिस पर, जिसके भी कहने के बेसिस पर, जिसके भी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर अगर कंपनी काम करती है, तो उसे भी प्रमोटर कहा जाएगा। तो 3 लोग यहां पर बताए गए, 3 में से कोई भी हो सकता है, 3 में से कोई भी क्राइटेरिया में अगर कोई भी पर्सन फिट होता है, तो उसे प्रमोटर माना जाएगा। प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में जिसे आइडेंटिफाई किया गया है एज अ प्रमोटर, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, शेयर होल्डर, डायरेक्टर या और कोई भी बनकर, या फिर जिसके एडवाइस के, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी है वो काम करते हैं, तो उससे प्रमोटर कहा जाएगा। राइट, इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। सिंपल टर्म्स में किसे कहेंगे, पर्सन हु फॉर्म्स द कंपनी, कंसीव द आइडिया ऑफ द फॉर्मिंग द कंपनी, जिसके मन में, दिमाग में आइडिया आता है कि ये काम करना चाहिए, जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो भी पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करता है। राइट, बट हाँ, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर काम कर रहा है तो उसे प्रमोटर नहीं कहेंगे, आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर। मतलब सीए वगैरह जो हेल्प करते हैं राइट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, उसे प्रमोटर नहीं कहेंगे। ये 3 में से कोई हो सकता है जिसके दिमाग का ये आइडिया है, राइट, जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसीजर्स करते हैं, वो प्रमोटर माना जाएगा। ये आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट ये डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए कितने कितने लोग चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7, राइट, 7 या उनसे ज्यादा हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 2 या उनसे ज्यादा, बट मैक्सिमम 200। और 1 पर्सन कंपनी के लिए सिर्फ 1 ही पर्सन चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं, एक से कम भी नहीं। चलिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। जनरली ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, राइट, तो सबको ये सबसे डिफिकल्ट लगता है, ये पार्ट जनरली समझ में नहीं आता है। राइट, तो ये अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार आरओसी में आपको सबमिट करने रहेंगे, वो यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। चलिए, सबसे पहले तो सिंपल है, एमओए और एओए जो है वो साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स जो है वो सबमिट करना है। एमओए और एओए जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो सबसे पहले सबमिट करना रहेगा। देन अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एडवोकेट, सीए, सीएस, कोई भी हो सकता है, सीएमएम, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर और सेक्रेटरी, जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा है उसका, और जो हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, सीए, एडवोकेट, सीएस, कोई भी हो सकता है। That all the requirements
of the act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। जो भी रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड थी वो सारी की सारी कंप्लाई हो चुकी है, उसका एक डिक्लेरेशन देना रहेगा। कौन दो लोग देंगे? जो भी हेल्प कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, मतलब सीए, एडवोकेट, सीएस, सीएमए, कोई भी, एंड जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा गया है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा, उन लोगों को ये डिक्लेरेशन देना है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इस एक्ट और इस रूल्स की, वो सारी की सारी कंप्लाई कर दी गई है। समझ में आ रहा है? तो ये डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट करना रहेगा। और एक डिक्लेरेशन देना होगा। ये डिक्लेरेशन कौन देंगे? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स। आर्टिकल्स में फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन रहेंगे उसका नाम लिखा जाता है। उसको तीन चीजें डिक्लेरेशन, उन तीन चीजों का डिक्लेरेशन देना रहेगा। ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है और जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए है, उन्होंने कोई भी फॉर्मेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी कुछ भी गलत नहीं किया है, उनको कोई भी सजा नहीं दी गई है, वो कन्विक्टेड गुनहगार नहीं है, राइट? ऐसा डिक्लेरेशन देना है। और he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during last 5 years। उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, फ्रॉड या मिसफियंसेस कुछ गलत करने के लिए वो गिल्टी नहीं है। वो ऐसा मतलब कोर्ट में या फिर कोई ट्रिब्यूनल ने उसको एज अ गिल्टी नहीं माना है इन लास्ट 5 years एज पर दिस एक्ट और एज पर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पिछले 5 सालों में वो कोई भी एक्ट, कोई भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसफियंसेस नहीं होने चाहिए, ऐसा डिक्लेरेशन देना है। And that all the documents filed with registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन वगैरह फाइल की है आरओसी में रजिस्ट्रार के सामने, वो सारी की सारी करेक्ट एंड कंप्लीट है एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। उनको जितना पता है और उनका जितना बिलीफ है उसके हिसाब से वो सब कुछ सही है। ये तीन चीजों का डिक्लेरेशन देना है। कौन देंगे? Subscribers to the MOA and first directors whose name is included in articles। अगर वो दोनों अलग अलग है तो उनको तीन चीजें डिक्लेरेशन देनी है। सबसे पहले क्या कि कोई भी कंपनी के एनी कंपनीज फॉर्मेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट में उन्होंने कुछ भी कन्विक्टेड ऑफेंस नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। सेकंड, कोई भी इस कंपनीज एक्ट के हिसाब से या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से इन लास्ट 5 years दे आर नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफियंसेस। एंड थर्ड कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, वो करेक्ट एंड कंप्लीट है एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, राइट? ये तीन चीजों का डिक्लेरेशन देना रहेगा। Then address of the correspondence till the registered office is established। registered office जो है वो establish होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में एमओएम के अंदर लिखा जाता है, बट वो जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर नहीं हुई है तब तक कहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस, कहां पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो एड्रेस देना रहेगा। देन particulars, उसमें names, surnames, family names, residential address, nationality of every subscribers to the MOA along with proof of identity and in the case of subscriber being body corporate such particulars as may be prescribed। जो भी MOA के सब्सक्राइबर हैं उनकी कुछ डिटेल्स दी जाएगी, नेम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी एटसेट्रा, ये सब कुछ, और उसका प्रूफ, आइडेंटिटी का प्रूफ देना रहेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको सबमिट करनी रहेगी। सिमिलर वे में जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा गया है उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है। पर्टिकुलर्स जिसमें नेम्स, सरनेम्स, फैमिली नेम्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन देना रहेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी वगैरह of the persons mentioned in the articles as the subscribers to the MOA and such other particulars including proof of identity as may be prescribed। जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा गया है वो डायरेक्टर्स होंगे, तभी डिन देना जरूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सारे के सारे सब्सक्राइबर्स, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स टू एमओए डिन डायरेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए उसका डिन देना जरूरी नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट में डिन नहीं था। बट ये वाले पॉइंट में डिन है क्योंकि ये जो आर्टिकल्स में नाम लिखा जाएगा वो फर्स्ट डायरेक्टर्स का होगा और उसका एक यूनिक नंबर दिया जाता है। वो आरओसी में उसका नाम, नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन करवाना था, वो डिन देते हैं और वो डिन इसमें मेंशन करना जरूरी है। और ये डिन सारी की सारी कंपनीज में एक पर्सन का डिन जो है वो सेम रहेगा सारी की सारी कंपनीज में, राइट? तो पहले सब्सक्राइबर्स टू एमओए की डिटेल्स और फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ
कंपनी जो AOA में लिखा जाता है उसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन देनी रहेगी. And particulars of the interest of the persons mentioned in the articles as the first directors of the company in other forms or bodies corporate, along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed. और जिसका first directors of the company है उसका कोई और फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट और कोई कंपनी LLP फॉर्म वगैरह में उसका अगर इंटरेस्ट है तो उसका भी डिक्लेरेशन देना है कि भाई ये सारी फॉर्म्स कंपनीज है उसमें मेरा इंटरेस्ट है. जो भी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, जो भी जिसका भी नाम आर्टिकल्स में एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स लिखा गया है उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ROC को कि भाई ये सारी फॉर्म्स और ये सारी बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें मेरा इंटरेस्ट है. और वो जो भी फॉर्म और बॉडी कॉर्पोरेट है उनका कंसेंट भी लेना है कि ये जो भी पर्सन है वो इस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. राइट, उस ऐसा कंसेंट भी लेना रहेगा जो भी फॉर्म वगैरह प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसमें. राइट, तो ये 7 चीजें हैं वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ROC में फाइल करने रहेंगे. इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ये फाइल करने रहेंगे. ये अब तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं. तो क्या 7 चीजें? सबसे पहले MOA AOA साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स टू द MOA. सेकंड, डिक्लेरेशन देना है. ये डिक्लेरेशन कौन देंगे? जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर में हेल्प करे, जो पर्सन इन्वॉल्व है, CA, एडवोकेट, CS, CMA एटसेट्रा, और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा है वो डिक्लेरेशन देंगे. क्या डिक्लेरेशन देंगे? कि भाई ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट अलोंग विथ रूल्स जो है वो कंप्लाई कर दिए हैं. थर्ड पॉइंट, उसमें भी डिक्लेरेशन देंगे. उसमें कौन डिक्लेरेशन देगा? सब्सक्राइबर्स टू MOA और जो इसका नाम आर्टिकल्स में एज अ डायरेक्टर्स रखा गया, अगर वो दोनों अलग अलग है तो उसको भी डिक्लेरेशन देना रहेगा. उसमें 3 चीजें डिक्लेयर करेंगे. क्या क्या चीजें वो डिक्लेयर करेंगे? कि भाई उन्होंने कोई भी कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या प्रमोशन में कोई भी कुछ गलत नहीं किया है, वो कन्विक्टेड ऑफेंस नहीं किया हुआ है. सेकंड डिक्लेरेशन क्या देना होगा? कि भाई वो as per this company or as per this act or as per any previous company law in last 5 years वो कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी मिसफियंसेस के लिए गिल्टी फाउंड नहीं किए गए हैं, उसको कोई भी किसी ने भी ऐसा गिल्टी नहीं बनाया है. एंड थर्ड डिक्लेरेशन क्या होगा? टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है एंड करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है फॉर दिस रजिस्ट्रेशन. जितने भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स दिए वो सारे के सारे करेक्ट एंड कंप्लीट है एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ. राइट, ये 3 डिक्लेरेशन दिए जाएंगे. फिर एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रजिस्टर नहीं होती है तब तक कहां पर कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं. फिर 5th एंड 6th पॉइंट सिमिलर है. 5th पॉइंट के अंदर जो सब्सक्राइबर्स टू MOA है उनकी कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे कि नेम, सरनेम है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, नेशनैलिटी है, और उसका आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ देना है. और बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे जो सब्सक्राइबर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो. 6th पॉइंट है कि आर्टिकल्स में जिसका नाम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स दिया गया है उनके पर्टिकुलर्स देने हैं, नेम, सरनेम, उसमें डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस और उसकी नेशनैलिटी और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उसमें भी देना रहेगा. बॉडी कॉर्पोरेट अगर डायरेक्टर बनते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन देना रहेगा. और जो भी फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं आर्टिकल्स उनका दूसरी कंपनीज, दूसरी फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट में अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट क्या क्या है वो भी बताना जरूरी है. और उसके साथ साथ वो जो फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका कंसेंट है वो भी इसके साथ सबमिट करना रहेगा. राइट, तो ये 7 चीजें सबमिट करनी रहेगी. ये पॉइंट ठीक है. इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह करेंगे और उसके बाद ROC है वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो इश्यू करेंगे कंपनी को. उसके साथ साथ उसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर SIN दिया जाएगा जो एक यूनिक नंबर रहेगा हर कंपनी का. मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंपनी को भी संभाल के रखनी है ताकि फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूज कर सकते हैं. फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स और इनकरेक्ट, और वो ROC को पता चल जाते हैं बिफोर इश्यूइंग एनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो उस केस में जो भी पर्सन ने गलत इंफॉर्मेशन दी है उसके सामने कार्रवाई की जाएगी. एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह किए गए जिनको पता था जानबूझकर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके सामने एक्शन लिए जाएंगे एज पर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट है वो फ्रॉड रिलेटेड है तो उसके सामने उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.
company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया, पर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी थी, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, तब आरओसी को पता नहीं चला, बाद में पता चलता है। तो उस केस में जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी मेंबर्स है, जो जिन्होंने भी गलत इंफॉर्मेशन दी थी, वो सारे ही लोगों के सामने 447 के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन अगर कुछ पता चलता है कि भाई फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो उस केस में फ्रॉडुलेंट एक्शन के लिए प्रोमोटर्स, पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स जो भी है, राइट, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, उन सभी के सामने सेक्शन 447 में वो जो भी एक्शन है वो लिए जाएंगे, राइट। अगर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, और अगर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है तो प्रमोटर्स है जिसका नाम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स रखा आर्टिकल्स में लिखा गया है, जो भी पर्सन ने डिक्लेरेशन दिया है उन सभी के सामने कार्रवाई की जाएगी इस पर सेक्शन 447। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अगर कुछ भी इनकॉर्पोरेट हो गया उसके बाद अगर कुछ भी पता चलता है तो ट्रिब्यूनल कुछ ऑर्डर कर सकता है। फ्रॉड किया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसके हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो ट्रिब्यूनल को पता चलता है, तो वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। The tribunal may, on application made to it, on being satisfied that on situations of warrants, pass such orders as it may think fit, उनको जो सही लगेगा उस तरीके से वो ऑर्डर पास कर सकती है। फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वो एमओए एओए में कुछ चेंजेस करवा सकती है। इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, वो चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड किया जा सके, या फिर मेंबर्स, क्रेडिटर्स या फिर कंपनी का इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड किया जा सके, ऐसे कोई भी चेंजेस सजेस्ट कर सकती हैं। और डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करवा देंगे। और डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, आरओसी में से उसका नाम ही निकलवा देंगे। और पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को वाइंड अप करवा देंगे। और पास सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट, राइट, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, पर उसके लिए कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए और उनको कंसिडर करना चाहिए जो भी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एंटर्ड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, अगर उन्होंने ऑलरेडी कोई भी लायबिलिटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं तो उसकी इंपैक्ट क्या हो सकती है उसको भी कंसिडर करना चाहिए, उसी के बाद ऑर्डर पास करना चाहिए। तो 5 ऑर्डर पास कर सकते हैं ट्रिब्यूनल जो है इस केस में, जहां पर भी फ्रॉडुलेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या कर सकता है, पास एन ऑर्डर एज इट मे डीम फिट, जिससे एमओए एओए में चेंज कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह के लिए, या फिर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करवा सकते हैं, कंपनी का नाम ही रिमूव कर देंगे, या फिर कंपनी को वाइंड अप करवा देंगे, या फिर कोई भी ऑर्डर और पास कर सकते हैं, बट उसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी देना जरूरी है। और तो और उसको कंसिडर करना चाहिए कंपनी ने ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं उसको भी, राइट, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्पाइस जो है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कंपनी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर हो जाएगी तो जो कंपनी के फीचर्स वगैरह है, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं, वो सब कुछ उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। ये केस लॉज है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इग्नोर कर सकते हैं, ये सारे केस लॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये एक बार पूछा हुआ है और फटाफट देख लेते हैं, ये भी सिंपल सा है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provisions of the memorandum and of the articles। ये MOA AOA जो है वो जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे कंपनी बन जाएगी, MOA AOA जो है वो कंपनी को बाइंडिंग हो जाएंगे, उनको वो फॉलो करना ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, वो उनके लिए मतलब लकीर बन जाएंगे कि भाई ये फॉलो करना ही है कुछ भी हो जाए। All monies payable by any member to the company under the MOA and AOA shall be debt due from him to the company। अगर कोई भी जो भी पेएबल बाय एनी मेंबर, कुछ भी पे करना है मेंबर्स को, मेंबर्स जो है वो कंपनी को पे करने वाले हैं, करना रहेगा, वो कंपनी के लिए डेट बन जाएगा, उनके लिए रिसीवेबल बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, ये एक बार पूछा हुआ है 2 मार्क्स।
फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और शेयर्स वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब पेज नंबर 6.30 पर आ जाइए। 6.30 तक का हमारा सब कुछ रिवीजन हो चुका है। अब एमओए, एओए और जो 2-3 डॉक्ट्रिन्स है वो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वगैरह जो है वो मेंशन किया जाता है। ये चार्टर ऑफ द कंपनी कहा जाता है। इसी के बेसिस पर कंपनी है वो अपना काम वगैरह करते हैं, राइट। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। एमओए में जितना लिखा है उतना ही वो काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। वो अगर कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो वो बराबर नहीं है, वो वॉइड माना जाएगा। It enables shareholder, creditor and all those who deal with the company to know what its powers are and what activities it can engage in. कंपनी क्या कर सकती है, उसके क्या पावर्स है, वो एमओए से पता चल सकते हैं। यहां पर एक डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनीज के केस में ऐसा होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल होता है। जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के बारे में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंपनी के साथ डील करने वाले हर लोगों को पता होना चाहिए। एमओए, एओए, स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कवर अप होता है, जो आरओसी के पास रजिस्टर करवाए जाते हैं और उसमें फीस पे करके कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। तो जितने भी लोग ये कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको एमओए, एओए वगैरह के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर बियॉन्ड दैट अगर कुछ भी काम करते हैं, कंपनी कुछ भी काम करती है, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, वो उस सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए। दैट इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अगर कंपनी कोई भी बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ भी काम करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा और उस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि वो वॉइड माना जाता है, वो जो भी काम किया है उसको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो भी थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी के साथ डील करती है तो उनको पता होना जरूरी है, और ऐसा मान लिया जाता है कि उन्होंने वो रीड किए हैं वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने उसी सेंस में समझा हुआ है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये दोनों ही डॉक्ट्रिन्स हम आगे भी समझेंगे। तो एमओए जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसीलिए उसके नॉलेज वगैरह सबको होना जरूरी है। The shareholder must know the purpose for which the money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment. क्या काम करती है और उसके पैसे कहां पर यूज होने वाले हैं वो मेंबर्स को पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर 6 क्लोजेस दे रखी हैं और वो किस तरह से होनी चाहिए उसके लिए टेबल्स, मॉडल फॉर्मेट्स दिए कि इस तरीके के आपके एमओए होने चाहिए। टेबल ABCDE ये शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। शेड्यूल 1 के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के टेबल्स, मॉडल फॉर्मेट्स दिए हैं। शेड्यूल 1 में जो ABCDE है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए है। टेबल ए है उसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है, बी के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए है। टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी। टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, राइट। तो टेबल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी के अंदर अनलिमिटेड कंपनी, टेबल ई के अंदर अनलिमिटेड कंपनी विथ और हैविंग शेयर कैपिटल, राइट। इनके लिए अलग अलग एमओए के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो 6 क्लोजेस होती है नॉर्मली सारी कंपनीज में। सबसे पहले होता है नेम क्लोज, जिसमें कंपनी का नाम मेंशन किया जाता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके केस में पीछे लिमिटेड वर्ड यूज होना जरूरी है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड ऐसा वर्ड होना जरूरी है। कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ये जो क्लोज है वो सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है, बट वो उसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट वगैरह वो यूज कर सकते हैं, राइट। सेक्शन 8 कंपनी को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, बट ये फोरम, चैम्बर वगैरह यूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह, राइट। फिर गवर्नमेंट कंपनी है उसके नाम के पीछे भी लिमिटेड वर्ड यूज होना चाहिए, और जो OPC 1% कंपनी है उसमें OPC 1% कंपनी ऐसा लिखना भी जरूरी है, राइट। तो नेम क्लोज के अंदर क्या पॉइंट्स है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, एज द कंपनी इज लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, उस हिसाब से उसके नाम के पीछे लगेगा। सेक्शन 8 कंपनी है तो उसको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, बट वो फोरम, चैम्बर, फेडरेशन ऐसा कुछ यूज करेंगे।
गवर्नमेंट कंपनी में भी लिमिटेड वर्ड यूज होना चाहिए, और 1% कंपनी के केस में 1% कंपनी उसके नाम में ही लिखा हुआ होना चाहिए। फिर सेकंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसके अंदर जिस राज्य में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट का नाम लिखा जाता है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, किस पर्पस के लिए ये कंपनी बनी है वो यहां पर लिखा जाता है। विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस thereof। ऑब्जेक्ट क्या है और क्या कर सकते हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। अगर कंपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज को चेंज करती है तो उस हिसाब से उनका नाम भी, अगर वो एक्टिविटी उसके नाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में उनको अपना नाम भी चेंज करना जरूरी बन जाएगा। इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद एक्टिविटीज विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू चेंज ऑफ नेम। जब भी उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिविटी एक्टिविटीज चेंज की है तो उस हिसाब से अगर नेम अलाइन नहीं हो रहा है तो उस केस में उनको अपना नाम चेंज करना चाहिए। आईटीसी का नाम आपने सुना होगा, आईटीसी बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, राइट। वो सिगरेट्स उनका सबसे बड़ा धंधा है। उसके अलावा वो yippee नूडल्स है, फिर क्लासमेट की नोट्स है, आईटीसी की होटल्स भी है, फिर वो सनफिस्ट वगैरह बिस्किट्स, डार्क फैंटेसी वगैरह बिस्किट्स वगैरह भी उनकी ही है। अब आईटीसी एक्चुअली जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसका नाम था इंडियन टोबैको कंपनी, क्योंकि तब वो सिगरेट्स और उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती थी। बट आज आईटीसी है वो सिर्फ टोबैको या सिगरेट्स में बिजनेस डील नहीं करती है, भले ही वो उनका एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। बट अभी आईटीसी जो है वो बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड है उनका बिजनेस। उसमें वो लाइक कंज्यूम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी बनाती है, क्लासमेट्स जैसी स्टेशनरी आइटम्स भी बनाती है, फूड आइटम्स भी है, होटल चेन भी है। तो इसीलिए उसका नाम अब इंडियन टोबैको कंपनी नहीं है, आईटीसी लिमिटेड हो गया है, राइट। तो ये आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी से आईटीसी बनना, दैट इज अ चेंज इन द नेम, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट एक्टिविटी जो है वो चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? चलिए फिर फोर्थ क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, वो मेंशन किया जाएगा। लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में लिखा जाएगा कि भाई मेंबर्स की लायबिलिटी अमाउंट जो अनपेड है उतनी ही रहेगी। जबकि लिमिटेड बाय गारंटी होगा तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि उन्होंने जितना भी गारंटी दिया है उसके लिए वो लायबल होंगे। up to which each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। क्योंकि गारंटी कंपनी जो है लिमिटेड बाय गारंटी है, उस केस में वाइंडिंग अप के टाइम पर ही पेमेंट किया जाता है। और विद इन 1 year आफ्टर ही ceases to be a member for payment of the debts and liabilities of the company, या फिर वो जब भी एज अ मेंबर बनने का बंद करता है, ceases to be a member, उससे 1 साल तक वो लायबल हो सकता है। और ऑफ सच डेट्स एंड लायबिलिटीज एज मे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही ceases to be a member एज द केस मे बी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जब भी ceases to be a member, उसके पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जितनी भी लायबिलिटीज थी, उसके लिए वो लायबल हो सकता है। तो वो स्पेसिफाई किया जाएगा, क्या वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर लायबल होगा, या फिर वो जो ceases to be a member है उनके 1 साल तक वो लायबल होगा, या फिर जितनी लायबिलिटीज बिफोर ही ceases to be a member जितनी भी लायबिलिटी इनकर की थी, क्या वो सारे के लिए वो लायबल होगा या नहीं। एंड to the cost, charges and expenses of winding up and for adjustments of the rights of the contributories among themselves। वो चार्जेस एक्सपेंस जो भी वाइंडिंग अप पे होंगे उसके लिए भी वो लायबल होंगे। और अगर एक पर्सन ने कंट्रीब्यूट कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ समवन, तो उस केस में वो जो समवन है, जो दूसरा पर्सन है, उनको जिस पर्सन ने पे किया है उनके बिहाफ पर उनको पैसे वापस देने रहेंगे, उसके लिए वो लायबल रहेगा। जो भी पर्सन ने जितना कंट्रीब्यूशन, जितना उनका शेयर है, उसके लिए वो लायबल रहेंगे, राइट। तो ये लायबिलिटी क्लॉज के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स में ये मेंशन करना जरूरी बनेगा। फिर है कैपिटल क्लॉज, जिसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल है वो मेंशन की जाती है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स। ये गलत लिखा है, विद द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम वो वगैरह यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, वो सब्सक्राइबर क्लॉज में लिखा जाता है, वो कैपिटल क्लॉज में नहीं होता है। कैपिटल क्लॉज में सिर्फ ऑथोराइज्ड कैपिटल है वही लिखा जाता है, तो ये गलत है, ये आपको नहीं मेंशन करना है अगेंस्ट सब्सक्राइबर। और अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज। जिसके वहां पर शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड कंपनी है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उस केस में ये कैपिटल क्लोज नहीं आएगी। एंड लास्ट है एसोसिएशन क्लोज, जिसके अंदर सब्सक्राइबर्स टू एमओए है, उनका नाम और उनकी डिटेल्स और वो कितने शेयर होल्ड करते हैं वो लिखा जाएगा।
Details of the subscribers to the form to be formed into a company. The memorandum shall conclude with association clause. Every subscriber to MOA shall take at least one share and shall write against his name the number of shares taken by him. हर सब्सक्राइबर को एटलीस्ट एक शेयर तो होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि तभी ट्रस्ट होगा, दूसरे लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। उसके नाम के सामने कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं वो लिखना जरूरी है, और उसकी साइन भी यहाँ पर रहेगी। तो ये मेन 6 क्लोजेस रहेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके अलावा ओपीसी के केस में और एक क्लोज हो सकती है, क्लोज होगी नॉमिनी के नाम की। The name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company. ये मेंबर, ओपीसी का जो मेंबर है, उनकी डेथ के केस में कौन इसका नॉमिनी बनेगा उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ओपीसी के केस में ये 7 क्लोजेस हो सकती हैं। सबसे पहले नेम क्लोज, देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज जिसके अंदर स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा जाता है, देन ऑब्जेक्ट क्लोज जिसमें ऑब्जेक्ट लिखना है कि क्या कंपनी कर सकती है, और अगर ऑब्जेक्ट नाम के साथ अलाइन नहीं हो रहा है तो नाम चेंज करना है 6 मंथ्स फ्रॉम द चेंज इन एक्टिविटीज। देन लायबिलिटी क्लोज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी जो है वो मेंशन किया जाएगा। कैपिटल क्लोज, ऑथराइज्ड मैक्सिमम कैपिटल लिखी जाएगी, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कंपनी में कोई भी कैपिटल नहीं है तो। एंड एसोसिएशन क्लोज जिसमें सब्सक्राइबर्स और उन्होंने कितने शेयर्स वगैरह लिए हैं वो लिखा जाएगा और साइन की जाएगी। और ओपीसी के केस में नॉमिनी का नाम भी लिखा जाएगा। MOA must be printed, divided into paragraph, numbered consecutively and signed by at least 7 persons in case of public company, or 2 in case of private company, और 1 in case of OPC, वो साइन करेंगे, राइट। और उसमें वन विटनेस who will attest the signatures, एक विटनेस भी रहेगा और उसकी भी साइन रहेगी। Particulars about signatories to the MOA as well as witness as to their address, description, occupation etc. must also be entered. जो भी सब्सक्राइबर्स है और जो विटनेस है उनका भी नाम, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन वगैरह लिखा जाएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। कोई भी कंपनी है वो दूसरी कंपनी में सब्सक्राइबर टू एमओए बन सकती है, और वो थ्रू एजेंट मतलब कि डायरेक्टर्स उसमें साइन कर सकता है। माइनर जो है वो सब्सक्राइबर टू एमओए नहीं बन सकता है, वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता है क्योंकि माइनर है, वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और एमओए में वो साइन नहीं कर सकता। अगर उसके बिहाफ पर उनके पेरेंट्स या गार्जियंस जो है वो अगर साइन करते हैं तो ऐसा ही माना जाएगा कि उनके पेरेंट्स या गार्जियंस जो है वही साइन कर रहे हैं अपने बिहाफ पर। Minor cannot be signatory to MOA. He is not competent to contract. The guardian of a minor who subscribed to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity. माइनर साइन नहीं कर सकता, बट अगर उनके गार्डियन माइनर के बिहाफ पर साइन करेंगे तो ऐसा ही माना जाएगा कि वो गार्डियन हिमसेल्फ अपने पर्सनल कैपेसिटी पर ही साइन कर रहे हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है, और ये एमओए में जितना भी लिखा जाएगा वो सब कुछ कंपनी को एप्लीकेबल होगा, वो उनको फॉलो करना ही रहेगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कुछ भी कॉन्ट्रारी नहीं होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। इफ इट डज द सेम शैल बी डिवॉइड of any legal effect. Similarly, all other documents of the company must comply with the provision of the memorandum. MOA है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, वो कभी भी कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो उसकी लीगल इफेक्ट नहीं रहेगी। और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के वो MOA के हिसाब से होने चाहिए, राइट। MOA कंपनीज एक्ट के हिसाब से और बाकी के डॉक्यूमेंट्स MOA के हिसाब से होने चाहिए, राइट। चलिए क्लियर। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए में ऑब्जेक्ट्स, नेम, वो सारी बेसिक डिटेल्स होती है। वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे उसके लिए बनता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस वगैरह मेंशन किए जाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी होगी तो वो जो रिस्ट्रिक्शन, लिमिट, प्रोहिबिशन है वो सब कुछ एओए के अंदर मेंशन किया जाएगा। ये भी एक बेस्ड डॉक्यूमेंट है, राइट। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी के बेसिस पर बनाया जाता है, उसको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। ये इंटरनल पर्पस के लिए जनरली होता है, जबकि एमओए है वो आउटसाइड पार्टी के साथ रिलेशन दिखाता है। इसमें एक केस लो है SS राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या था कि परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने SS राजकुमार को बोला था, मतलब उसके परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD वगैरह ने कुछ बोला था कि भाई आपको भी MD या मैनेजर वगैरह कुछ बना दिया जाएगा, बट उसके आर्टिकल्स में नहीं लिखा था, वो ओरली बताया था। इस वजह से SS राजकुमार है उनको मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर कुछ बनाना वो जरूरी नहीं बनता है। आर्टिकल्स में जो लिखा है उतना ही कंपलसरी होता है, बाकी कंपल्सन नहीं होता है, राइट। ऐसा कुछ केस लो था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। अब इसमें क्या क्या
प्रोविजंस रहते हैं सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 6 टू प्रोवाइड कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द सेक्शन लेज द फॉलोइंग लॉ, इसमें 7 चीजें बताई गई है। कंटेन्स रेगुलेशंस, एओए के अंदर रेगुलेशंस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस होंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सेल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, जो भी मैटर्स कंपनी को लगता है कि ये एओए में ऐड करना जरूरी है, ये प्रोविजन ये रूल्स होने चाहिए, तो वो ऐड करने चाहिए। Article shall also contain such matters as prescribed under the rules. However, company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. जो नॉर्मली कंपनीज एक्ट में लिखा है वो तो आपको ऐड करना ही है, उसके अलावा अगर आपको जरूरत लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। कंटेन्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट मतलब कि जो कंपनीज एक्ट में है उनसे भी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस जो है वो ऐड करने हैं ताकि कुछ भी गलत ना हो, ताकि उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। वो एंट्रेंचमेंट है वो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बाद में ऐड करना है तो प्राइवेट कंपनी के केस में यूनानिमस मतलब कि सारे के सारे मेंबर्स जो है वो अग्री करने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है और इसकी नोटिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को मिलनी चाहिए। The articles may contain provisions for entrenchment to protect something to the effect that specified provision of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जहां पर कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, वहां पर कंपनी कह सकती है कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करेंगे, तो वो एओए में लिखो दैट इज कंसीडर्ड एज एंट्रेंचमेंट। जहां पर कंपनी कहती है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, वहां पर कंपनी एओए में लिख सकती है कि भाई इसके लिए तो यूनानिमस मतलब कि सारे के सारे लोग अग्री होने ही चाहिए, तो उस केस में उसे एंट्रेंचमेंट कहा जाएगा। बट ये एंट्रेंचमेंट कैसे ऐड किया जा सकता है वो दिया है मैनर of inclusion of entrenchment provision. The provisions for entrenchment shall only be made either on the formation of a company, जब कंपनी बनती है तब आप ऐड कर सकते हैं, और by an amendment in the articles agreed by all the members of the company in the case of private company and by special resolution in the case of public company. प्राइवेट कंपनी के केस में आप सारे के सारे लोग अग्री होंगे तो कर सकते हैं, या फिर पब्लिक कंपनी के केस में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए। एंड नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, जहां पर भी आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करना है, राइट, ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट, उस केस में कंपनी को नोटिस देना चाहिए रजिस्ट्रार को कि भाई हम ये ऐड कर रहे हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। चलिए, एओए के लिए आर्टिकल्स के लिए फॉर्म्स भी दिए हैं। ABCDE ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट है वो एमओए के लिए है, और जो FGHIJ है वो एओए के लिए दिया है, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। रिस्पेक्टिव फॉर्म्स दिए हैं अलग अलग कंपनीज के लिए, जैसे ABCDE में हमने देखा था। मॉडल आर्टिकल है, कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। कंपनी जो है वो मॉडल आर्टिकल में जो दिया है वो सारे के सारे प्रोविजंस है, उसमें से जो जरूरी लगे वो अप्लाई कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के बाद अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर हुई है तो उनको मॉडल आर्टिकल एज इट इज मान लिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए तो वो एज इट इज एप्लीकेबल है, ऐसा मान लिया जाएगा। In case of any company which is registered after the commencement of this act, insofar as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model article applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulations of the company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered articles of the company. अगर कंपनी ने कुछ भी उसमें से चेंजेस नहीं किए हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सारे के सारे मॉडल आर्टिकल्स में जो भी रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो एज इट इज कंपनी को एप्लीकेबल है, राइट, जो कंपनी से 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है उनके लिए। तो ये 8 पॉइंट्स है वो सेक्शन 5 में कंटेंट्स और मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पार्ट रहेंगे, राइट। इसमें रेगुलेशंस होते हैं, उसमें जो भी मैटर्स है वो इंक्लूड कर सकते हैं, एडिशनल मैटर्स कंपनी ऐड कर सकती है, एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, राइट, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस। उसके लिए वो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या फिर बाद में भी अमेंड कर सकती है, बट उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा पब्लिक कंपनी के केस में, और सारे के सारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट उनकी अप्रूवल रहेगी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। फिर नोटिस ऑफ द एंट्रेंचमेंट रजिस्ट्रार को देना चाहिए कि भाई हम चेंज करने वाले हैं। फॉर्मेट्स दिए गए हैं आर्टिकल्स के, टेबल्स दिए हैं, टेबल FGHIJ ऑफ शेड्यूल 1 है वो एप्लीकेबल है एओए के लिए। फिर मॉडल आर्टिकल्स के सारे प्रोविजंस या फिर उसमें से जो जरूरी लगे वो कंपनी अप्लाई कर सकती है। अगर कुछ वो चेंजेस नहीं करेंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा मॉडल आर्टिकल है वो कंपनी को एप्लीकेबल है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर की डिफरेंसेस दिए हैं एमओए और एओ के बारे में।
ऑब्जेक्टिव, एमओए का पर्पस है कि भाई कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है वो लिखा जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एओए में रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाएंगे। एमओए डिफाइंस एंड डिलिमिट्स the objective of the company, whereas AOA lays down rules and regulations for the internal management of the company. Articles determine how the objectives of the company to be achieved. जो भी ये objectives है कंपनी के MOA में लिखे हैं वो कैसे अचीव करेंगे वो AOA में लिखा जाता है। सेकंड, रिलेशनशिप। एमओए है वो रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड आर्टिकल्स है वो रिलेशन डिफाइन करता है कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है वो एमओए थ्रू वो रिलेशन बनती है और एओए थ्रू मेंबर्स के साथ। अल्टरेशन, एमओए में अल्टरेशन इजी नहीं है, वो कभी भी मन हुआ कर लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास के कर लिया, ऐसा नहीं होगा। उस केस में आपको सर्कमस्टांसेस मैनर जिस तरह से एक्ट में बताया है वैसे ही कर सकते हैं और उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल वगैरह की। बट आर्टिकल्स है वो कभी भी अल्टर कर सकते हैं पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अल्ट्रावायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए का अल्ट्रावायर्स जो है वो वॉइड हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है, वो कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कॉन्ट्रावेंशन है, अल्ट्रावायर्स है वो रेटिफाई हो सकता है। Acts done by company beyond the scope of the memorandum are ultra virus and void. This cannot be ratified by even by unanimous, मतलब कि सारे के सारे लोग अग्री हो जाए, सारे के सारे मेंबर्स, फिर भी वो अलाउड नहीं है। The act of ultra virus of the articles can be ratified by a special resolution of the shareholders provided they are not beyond the provision of the memorandum. AOA का ultra virus चलेगा बट वो MOA का ultra virus नहीं बनना चाहिए, उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी चलेगा, बट MOA का ultra virus अलाउड नहीं है। राइट तो ये एमओए एओए के डिफरेंस है। 4 पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव्स। एमओए का ऑब्जेक्टिव है कि क्या कंपनी कर सकती है और एओए का ऑब्जेक्टिव है रूल्स रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। सेकंड, रिलेशन, एमओए है वो आउटसाइड वर्ल्ड और कंपनी के बीच की रिलेशन बता रहे हैं, जबकि एओए से मेंबर्स और कंपनी की रिलेशन मिलती है, पता चलती है। अल्टरेशन, एमओए का अल्टरेशन है वो इजी नहीं है, उसमें एक्ट में जैसे दिया है वैसे करना रहेगा, उसके लिए रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल की अप्रूवल भी जरूरी हो सकती है। एओए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अल्टर कर सकते हैं। अल्ट्रावायरस, एमओए का अल्ट्रावायरस जो है वो रेटिफाई नहीं हो सकता है, एओए का अल्ट्रावायरस रेटिफाई हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, बट वो एमओए का अल्ट्रावायरस नहीं होना चाहिए। सितंबर 25 में ही एओए एमओए उसका मीनिंग और उसका ये डिफरेंस पूछा हुआ है। राइट तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब डॉक्ट्रिन ऑफ, हमारा 2 डॉक्ट्रिन्स बाकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस और इंडोर मैनेजमेंट समझने से पहले हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है कि भाई कंपनी के जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, एमओए एओए स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह जो आरओसी में फाइल किए गए हैं, वो सारे के सारे नॉलेज थर्ड पार्टी को होना चाहिए जो कंपनी के साथ डील करते हैं। उनको एज इट इज रीड किया होना चाहिए, एज इट इज समझा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी लायबल होती है। उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं समझा, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ थर्ड पार्टी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि भाई ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, आपने क्यों नहीं पढ़ा, वो उसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस provides that any person can inspect the electronic means any documents kept by registrar or make a record of the same or get a copy or extract of any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees। जो फीस है वो पे करके ये आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, एमओए है, एओए है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, वो आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? MOA, AOA of the company when registered with the ROC becomes public documents and they are available for inspection. It is therefore the duty of every person dealing with company to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions, but whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the documents। वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पार्टी की है जो भी कंपनी के साथ डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। उन्होंने पढ़ा या ना पढ़ा, समझा या ना समझा, दैट डजंट मैटर, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि उनको ये पता है। This kind of presumed implied notice is called constructive notice. By constructive notice is meant whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the documents। उन्होंने पढ़ा या ना पढ़ा ऐसा मान लिया जाएगा कि उनको ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है। He is not only presumed to have read the documents but also understood them in the true perspective।
सिर्फ उन्होंने पढ़ा ऐसा नहीं माना जाएगा, उन्होंने उसी सेंस में समझा है ये भी एज्यूम कर लिया जाएगा। एंड every person dealing with the company not only the constructive notice of the memorandum and articles but also for all other related documents such as special resolution etc which are required to be registered with the registrar। उनको सिर्फ MOA AOA जैसा important basic documents नहीं बट दूसरे भी related documents जैसे कि special resolution उसका भी knowledge होना जरूरी है। तो constructive notice में दो चीजें assume कर ली जाती है कि भाई ये जो भी पर्सन है उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रीड किए हैं और उसी सेंस में अंडरस्टूड किए हैं, समझे हैं। और दूसरा सिर्फ MOA AOA नहीं, उसके अलावा भी जो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन उसको भी उन्होंने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, राइट। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्रिन है, क्लियर। इसके बियॉन्ड अगर कुछ भी काम होता है तो उसके लिए उसको पहले से ही थर्ड पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि बियॉन्ड द कंपनी, अपने बियॉन्ड द पावर कुछ काम नहीं कर रही है ना, अगर कर रही है तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी लायबल होगी, कंपनी लायबल नहीं होगी। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 6.33 पर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, अल्ट्रावायर्स मतलब कि बियॉन्ड द पावर, अगर कंपनी कुछ भी ऐसा काम करती है बियॉन्ड देयर पावर तो अल्ट्रावायर्स माना जाएगा, और वो जो भी काम है उसको वॉइड मान लिया जाएगा, वो लीगल नहीं है। अल्ट्रावायर्स इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर। Legal phrase, ultravirus is applicable only to the acts done in excess the legal powers of the doers. This presupposes that the powers in their nature are limited. जितना पावर है उससे बियॉन्ड कुछ भी काम किया, अल्ट्रावायरस। Fundamental rule of the company law that the object of the company as stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act. Thus far and no further, जितना एक्ट में परमिट किया उनसे ज्यादा उससे कुछ और काम नहीं कर सकते हैं। In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। अगर कुछ भी काम ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के पावर से बियॉन्ड कुछ भी काम किया है तो उस केस में उस काम को क्या मान लिया जाएगा, void and inoperative in law, उसकी कोई भी लीगल सेंस नहीं है, वो लीगल नहीं है। On this account, a company can be restrained from employing his funds for the purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. जो काम करने के लिए उनको बताया है उसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते और उसके लिए फंड भी यूज नहीं कर सकता है। The impact of the doctrine of ultravirus is that a company can neither be sued on an ultravirus transaction nor can it sue on it. कंपनी अगर कुछ भी अल्ट्रावायरस करती है, बियॉन्ड द पावर कुछ भी काम करती है तो उस केस में कंपनी के सामने भी सूट फाइल नहीं कर सकते और कंपनी भी किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती। कंपनी ने अगर उसका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना और वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए वो अगर लोन वगैरह लेती है तो उस केस में बैंक जो है वो पैसे मांगने नहीं जा सकती है। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो ये कंपनी है उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस करने के लिए एडवांस किसी को दिया और वो एडवांस के सामने मटेरियल नहीं मिला और वो एडवांस मांग रही है तो उसके इसमें कंपनी भी किसी के सामने सूट फाइल नहीं कर सकती क्योंकि वो बियॉन्ड द पावर था, उनका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कंस्ट्रक्शन करने का, तो उन्होंने किया तो वो गलत है, वो अल्ट्रावायरस है, वॉइड एंड इनइफेक्टिव हो जाएगा। Since the memorandum is public document, it is open to public inspection. Therefore, when one deals with the company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultravirus the company, you cannot enforce it against the company. MOA है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसके बियॉन्ड अगर कुछ भी काम किया जा रहा है दैट इज अल्ट्रावायरस एंड वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, देन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल होगा। और आप ऐसा नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं था, हमने ये पढ़ा ही नहीं, हमने ये समझा ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। थर्ड पार्टी है वो लायबल होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है वो इंपॉर्टेंट है। जो भी ये अल्ट्रावायरस के लिए अगर कोई भी वो यूज करते हैं फंड वगैरह जो है वो बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय एमओए, अगर उन्होंने कुछ भी लिया है तो वो अगर लीगल डेट पे करने के लिए यूज किया तो उसके लिए कंपनी लायबल होगी। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। या फिर जितना फंड उन्होंने यूज नहीं किया उसके लिए भी लायबल होंगे। इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट। अगर आपने कोई भी कंपनी को गुड्स सप्लाई किए या फिर मनी लेंट किया है जो बियॉन्ड पावर था उस कंपनी के लिए, तो उस केस में आप ना ही पैसा मांग सकते हैं, राइट, रीपेमेंट, ना ही उस गुड्स के सामने पैसा मांग सकते हैं। But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction.
अगर उन्होंने अभी तक पैसे यूज नहीं किए हैं, नॉट एक्सपेंडेड, मतलब कि बैंक अकाउंट में एज इट इज अभी पड़े हैं, बैंक ने लोन दिया था और बैंक अकाउंट में अभी भी ऐसे ही पैसा पड़ा है, तो वो बैंक है वो उसमें इंजेक्शन यूज करके वो मनी कंपनी यूज ना करे वो ध्यान रख सकते हैं। This is because the company does not become the owner of the money, which is ultra vires the company. वो उनके ओनर नहीं बन जाएंगे क्योंकि उन्होंने अल्ट्रा वायर्स काम किया है। As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra vires loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently, he would be entitled to recover his loan to the extent from the company. अगर कंपनी ने कोई भी लोन दिया था, कंपनी ने कोई भी लोन लिया था, उसमें से उन्होंने कोई भी लीगल लॉफुल डेट पे करने के लिए यूज किया, तो उस अमाउंट के लिए जो बैंक जिन्होंने लोन दिया था वो भी लीगल क्रेडिटर बन जाएंगे, और उस केस में कंपनी भले ही अल्ट्रा वायर्स था फिर भी वो लायबल होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन भी आरटीपी एमटीपी या किसी पेपर में पूछा हुआ है, जिसमें क्या था, एमओए के हिसाब से कुछ कंपनी है वो कुछ 3 करोड़ या 2 करोड़ तक की लोन ले सकते थे, 2 करोड़ तक की लोन ले सकते थे। एक्चुअल लोन जो है वो उन्होंने 5 करोड़ की ली, राइट। अब इस केस में जो कंपनी है उन्होंने स्पेंड कर दिए थे 4 करोड़ स्पेंड, उसमें से 3 करोड़ लॉफुल डेट पे करने के लिए पे किए थे, लॉफुल डेट पे किए 3 करोड़ के। तो इस केस में कंपनी बैंक कितना वसूल कर सकती है, बैंक कितना वसूल कर सकती है, जो लेंडर है वो कितना वसूल कर सकता है। सी 2 करोड़ तो अलाउड थे एज पर एमओए, तो वो बराबर है। अब जो ये 5 करोड़ है उसमें से उन्होंने 4 करोड़ स्पेंड कर दिए हैं, 1 करोड़ तो अभी भी उसके बैंक अकाउंट में है तो वो फ्रीज कर सकते हैं, वो अमाउंट ले सकते हैं, प्लस 3 करोड़ लीगल डेट पे करने के लिए यूज किए गए हैं, तो वो 3 करोड़ भी वसूल कर सकते हैं। तो ये 3 करोड़ और ये 2 करोड़ कंसिडर करेंगे तो पूरे के पूरे 5 करोड़ है वो वसूल कर सकते हैं। 2 करोड़ लीगली वो वसूल कर सकते हैं और ये 3 करोड़ लॉफुल डेट पे करने के लिए किया है, तो 5 करोड़ है वो वसूल कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब जो भी कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स किया है, एमओए का अल्ट्रा वायर्स कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता है, एओए का अल्ट्रा वायर्स रेटिफाई हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, डायरेक्टर्स का अल्ट्रा वायर्स है वो शेयर होल्डर्स पास कर सकते हैं, राइट। An act which is ultra vires to the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company. Sometimes act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. कुछ चीजों में कुछ ultra vires है वो ratify किए जा सकते हैं। For instance, if the act is ultra vires of the power of the directors, the shareholders can ratify it. अगर directors के powers के beyond directors ने काम किया है तो वो shareholders ratify कर सकते हैं। If it is ultra vires the articles of the company can अल्टर द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स के बियॉन्ड काम किया तो आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। 3 चीजें बताई है। सी, एमओए का अल्ट्रा वायर्स रेटिफाई नहीं हो सकता बट आर्टिकल्स का अल्ट्रा वायर्स रेटिफाई हो सकता है, आर्टिकल्स को अल्टर करके, उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। डायरेक्टर्स का अल्ट्रा वायर्स है वो रेटिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर अगर कंपनी ने काम किया है वो विद इन पावर है बट इरेगुलरली किया है तो उसे भी शेयर होल्डर्स वैलिडेट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा काम रेटिफाई कर सकते हैं, कौन सा रेटिफाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक केस लो दिया हुआ है, एशबुरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। एशबुरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। इसमें क्या था, ये जो कंपनी है उसके यहाँ पर हमें मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे कि भाई ये मेक सेल एंड लैंड और हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स टू कैरी ऑन द बिजनेस और मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, परचेज लीज एंड सेल वर्क माइंस एंड परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल टिम्बर मेटल्स एटसेट्रा। अब इस केस में हुआ था कि भाई ये जो कंपनी है, राइट, उनके डायरेक्टर्स है वो रिच, जो फाइनेंसिंग करता है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस दे रहा था, लोन दे रहा था, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई उनको लोन चाहिए, ये कंपनी एशबुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी को लोन चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए उनको लोन चाहिए थी, रिच ने उनको लोन दे दी। अब फिर कंपनी ने मना कर दिया रिपेमेंट करने से कि भाई ये तो हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं था, हमने अल्ट्रा वायर्स लोन ले रखी है तो अब हम पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो कोर्ट में चला गया रिच कि भाई ये तो गलत बात है। तो उस केस में क्या कोर्ट ने कहा कि सी,
रीच ने क्या देखा था, एमओए देखा होगा या फिर समझा होगा, जो भी है, उन्होंने क्या देखा कि भाई जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है तो ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम तो वो कर ही सकते हैं। बट फिर कोर्ट ने बताया कि भाई ये टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो यहां पर ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कोई भी काम करना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना ऐसा नहीं है, वो रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क होना चाहिए, उसके रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसके लिए रिलेटेड वो कुछ भी काम कर सकता है। तो यहां पर ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर टर्म यूज किया है वो इन द सेंस और इन रिलेशन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, राइट। तो यहां पर जो रीच ने या फिर ये कंपनी ने जो पहले समझा था वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर में रेलवे कंस्ट्रक्शन इंक्लूड हो सकता है, बट एमओए का जो पर्पस है वो मैकेनिकल इंजीनियर के रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट का सेंस में होना चाहिए, और उसी वजह से ये जो काम है वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और रीच को पे करने के लिए कंपनी लायबल नहीं है, राइट। एशबुरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच, ये केस लो था। तो यहां पर भी बियॉन्ड द पावर काम किया था, तो ये वर्ड इनइफेक्टिव हो जाएगा। एन अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैन नॉट बिकम इंट्रावायरस बाय रीजंस ऑफ द एस्ट्रोपल, कि भाई मान लिया था, समझ लिया था, छुपा लिया था, कुछ भी। एक्विजिशंस चुप रहे, साइलेंट रहे, उस वजह से वो सही नहीं हो जाएगा। लैप्स ऑफ टाइम या डिले और रेटिफिकेशन की वजह से वो कभी भी सही नहीं होगा। ये होल पोजीशन रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस जो ऑलरेडी हमने ये पैराग्राफ देखा ना, ये इसी को यहां पर उन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट्स में दिया है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी आपको नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, इंपॉर्टेंट है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या है कि भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए अगर वो कंपनी के साथ डील करते हैं तो, बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो उसी का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब कि जो है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या है वो थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो फॉलो हुआ या नहीं उसके लिए थर्ड पार्टी लायबल नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense means that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. थर्ड पार्टी जो है उनको कंपनी में जो भी हो रहा है उन सभी के बारे में पता नहीं होगा, उनको जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में पता होगा, उनके अलावा कुछ पता नहीं होगा। For instance, if the act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. एओए एमओए में जो भी लिखा है अगर उस हिसाब से वो काम मतलब होना चाहिए तो थर्ड पार्टी ऐसा मान लेंगे कि हाँ उन्होंने उसी तरीके से, कंपनी ने उसी तरीके से काम किया है, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल हुई या नहीं वो चेक करने के लिए थर्ड पार्टी लायबल नहीं है। हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन लैंडमार्क केस द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कंद। इसीलिए ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसको तर्कंद रूल भी कहा जाता है। तर्कंद रूल ये भी आपको पूछ सकता है, तो ये नाम याद रखना जरूरी है। इसमें क्या हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कंद में, तर्कंद जो है वो कोई एक कंपनी है, राइट। यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है, बहुत बड़ा नाम है, कार्मोन्स कोलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वेंसी एंड लोफर रेलवे कंपनी। इस कंपनी का ये तर्कंद है वो लिक्विडेटर बनता है क्योंकि ये कंपनी जो है वाइंड अप में जा रही थी। अब जो कंपनी थी उन्होंने कुछ लोन ले रखी थी, सॉरी बॉन्ड है, हैड गिवन अ बॉन्ड फॉर 2000 पाउंड टू रॉयल ब्रिटिश बैंक, राइट। वो सिक्योर्ड बाय द कंपनीज ड्रॉइंग्स ऑन इट्स करंट अकाउंट वगैरह थे, तो बॉन्ड वगैरह इश्यू किए गए थे। अब तर्कंद ने वो पेमेंट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये जो भी उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना था कितनी अमाउंट का, इसमें ऐसा था कंपनी में कि भाई अगर बॉन्ड वगैरह देते हैं तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि भाई इसको हम बॉन्ड वगैरह दे रहे हैं, लोन वगैरह दे रहे हैं, सॉरी बॉन्ड वगैरह ले रहे, बॉन्ड के सामने पैसे ले रहे हैं, लोन वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए डायरेक्टर्स का सॉरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए और उसमें अमाउंट वगैरह भी मेंशन होनी चाहिए। अब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना जरूरी था, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास भी हुआ था बट उसमें अमाउंट मेंशन नहीं की थी। उसी वजह से तर्कंद ने मना कर दिया कि भाई अब हम पे करने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि ये जो है वो अल्ट्रा वायरस है, हमने जो काम किया है वो बियॉन्ड द पावर था, आपको ये गलत हुआ है इसीलिए हम लायबल नहीं है। बट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है वो पास हुआ या नहीं वो आरओसी में रजिस्टर नहीं करवाना होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वो लीगल डॉक्यूमेंट सॉरी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसी वजह से थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस केस में रॉयल ब्रिटिश कंपनी जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है वो लायबल नहीं होगी, उस
को मतलब कि एलिजिबल है टू गेट द अमाउंट फ्रॉम सच कंपनी। राइट, यहाँ पर जो डायरेक्टर्स है उन्होंने पावर टू बोरो अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन पास हुआ था बट नॉट स्पेसिफाइंग एनी सम कि कितना ले सकते हैं लोन वगैरह। अब यहाँ पर बताया गया कि भाई ये जो रिजोल्यूशन है वो जो भी है उसको कहीं पर भी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं थी। राइट, तो वो ऐसा मान लिया जाएगा, थर्ड पार्टी ऐसा मान लेंगे कि भाई जो रिजोल्यूशन पास करवाना था वो एज इट इज जिस तरह से पास करवाना था वो किया होगा, तो उसके लिए थर्ड पार्टी, इंडोर मैनेजमेंट के लिए थर्ड पार्टी लायबल नहीं होगी। उन सभी के बारे में, इंटरनल अफेयर्स के बारे में थर्ड पार्टी को पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, तो वो बॉन्ड वैलिड होगा और जो कंपनी है वो लायबल होंगे पे करने के लिए। राइट, चलिए, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इंटरनल अफेयर्स के बारे में भी थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए, थर्ड पार्टी या फिर जो भी पार्टी डील कर रही है। सबसे पहले एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको पता ही है कि यहाँ पर गलत हुआ है तो उसके इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था, वो तो उन्होंने सही किया होगा, कंपनी ने सही किया होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। डायरेक्टर्स वगैरह जो है, जो कंपनी के साथ रेगुलरली डील करते हैं, अगर उनको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, इरेगुलरिटी है, तो उस केस में वो ऐसा नहीं कह सकते कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर 2 केस लॉज दिए हैं, होवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके अंदर क्या हुआ था, कोई डायरेक्टर्स ने बताया कि भाई हमें तो ये पता ही नहीं था डिबेंचर इश्यू करना है नहीं करना है, राइट, ये गलत हुआ है, बट एक्चुअल में डायरेक्टर्स है उनको तो ये सारी चीजें पता ही होती है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकते। एंड मॉरिस वर्सेस कैंसिन, जिसके अंदर डायरेक्टर ने ही कहा था कि भाई उनको पार्टिसिपेशन होगा या नहीं मीटिंग वगैरह में, उसकी अपॉइंटमेंट है वो सही तरीके से हुई है या नहीं, राइट, उसमें प्रॉब्लम थी, वो डायरेक्टर को तो पता ही होगी, तो उस केस में भी वो भाग नहीं सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी जो पर्सन को ये पता ही है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस अबाउट इरेगुलरिटी है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एंड सेकंड है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको डाउट हो रहा है, उस केस में भी इरेगुलरिटी हो, ऐसा डाउट हो रहा है और आपने चेक नहीं किया, उस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें एक केस लो था आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनसो एंड कंपनी, जिसके अंदर क्या हुआ था, दिनसो एंड कंपनी के अकाउंटेंट ने जो दिनसो एंड कंपनी की प्रॉपर्टी थी वो आनंद बिहारी लाल को सेल कर दी। अब डेफिनेटली कोई भी अकाउंटेंट के पास ऑथोरिटी नहीं होती है कंपनी की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। हाँ, स्पेसिफिकली अगर उनके नाम, उनको ऑथोरिटी दी गई है, पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है, तो बात अलग है। तो एटलीस्ट आनंद बिहारी लाल को ये चेक करना चाहिए था। अब इस केस में दिनसो एंड कंपनी के अकाउंटेंट ने प्रॉपर्टी सेल कर दी आनंद बिहारी लाल को। अब वो प्रॉपर्टी उनको, राइट, जो भी प्रॉपर्टी सेल वगैरह करना था वो उनके हक में नहीं था, उनके पावर्स में नहीं था। फिर भी आनंद बिहारी लाल को शक नहीं हुआ, एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि वो सस्पिशियस है, इरेगुलरिटी है, दिख रही है, राइट। समझ में कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो मान सकता है कि भाई अकाउंटेंट के पास थोड़ी ना अथॉरिटी होगी। फिर भी उन्होंने वो अलाउ किया, वो ट्रांजैक्शन के लिए दिनसो एंड कंपनी लायबल नहीं है। आनंद बिहारी लाल को भी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बेयर करना रहेगा। मतलब उस केस में अगर अकाउंटेंट भाग गया तो उस केस में ये जो डील है वो वॉइड हो जाएगी। इसके लिए दिनसो एंड कंपनी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर वो ध्यान में रख सकते थे। हाँ, अगर कोई भी पेमेंट करना है वो कैशियर की जगह पर आप किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे देते हैं पेमेंट, और वो प्रॉपरली आपको बिल वगैरह देते हैं, प्रॉपरली रिसिप्ट वगैरह देते हैं, तो आप मान सकते हैं कि भाई उनके पास अथॉरिटी थी। उस केस में कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के लिए थर्ड पार्टी लायबल नहीं होगी। अदरवाइज आपको अगर डाउट हो रहा है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो एक्चुअली पता है, तो उस केस में आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज नहीं कर सकते। दूसरा केस लो है वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्ट है फोर्जरी। फोर्जरी के केस में फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमें थोड़ी ना पता होगा कि भाई डायरेक्टर के पास अथॉरिटी थी या नहीं, या फिर उन्होंने किसी और के बिहाफ पर साइन कर दी है। फोर्जरी जो है वो वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, भले ही इंटरनल लोगों ने ही फोर्जरी की हो, बट उसके लिए भी कंपनी लायबल नहीं होगी, राइट। इसका केस लो यहाँ पर रुबन वर्सेस ग्रेट फिंगोल कंसोलिडेटेड में दिया हुआ है, जिसमें ऐसा बताया था, ऐसा हुआ था कि जहां पर डायरेक्टर्स को साइन करना था, बट वो जो डायरेक्टर को साइन करने के पास अथॉरिटी नहीं थी, उन्होंने किसी और की साइन वगैरह कर दी और कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ फॉर्मेलिटीज कर दी। उस केस में भी कंपनी लायबल नहीं होगी। फोर्जरी के केस में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाना, राइट, उसके लिए वो सारी चीजें देखने के लिए कंपनी लायबल नहीं है, तो वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 3 एक्सेप्शंस है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, जहां पर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस अबाउट इरेगुलरिटी है,
या फिर जहां पर सस्पिशियन ऑफ इरेगुलरिटी है, राइट, डाउट हो रहा है या फिर फोर्जरी, उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो यहां पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है, राइट, 21 मार्क्स का आपका वेटेज है जिस चैप्टर का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोविजंस हमने रिवाइज कर लिए, होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिव्यू सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ये वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग रिवीजन लेक्चर्स ऑफ लॉ, राइट। थैंक यू सो मच।